एपिसोड 201। तुम्हारे क्लासमेट्स की गैदरिंग में सब सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और बॉस हैं। मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, फिर भी तुम मुझे क्यों साथ खींच रही हो? क्या तुम्हें अपनी इज्जत खोने का डर नहीं है? शनाया करण का हाथ पकड़ते हुए बिना किसी हिचक के उससे चिपक गई। भले ही तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम सबसे हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड हो, मुझे कोई परवाह नहीं। करण ने हंसते हुए कहा, इस गैदरिंग में तुम अपने परिवार के चेन बिजनेस के विस्तार की बात करोगी और वो लोग अपनी कंपनी के पब्लिक होने की बात करेंगे। मैं तो इन बातों में हिस्सा ही नहीं ले पाऊंगा और शायद मेरा मजाक बनाकर मुझे तमाचा मार देंगे। शनाया हंस पड़ी, कोई बात नहीं, तुम बस कॉन्फिडेंटली कह देना कि तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, फिर मैं कहूंगी कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स पसंद हैं, बस उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए। करण ने उसे चिढ़ाया, लगता है तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले हैं। शनाया ने मुंह बनाया, ज्यादातर तो मिडिल एज लुच्चे टाइप के लोग हैं जिनकी घर में बीवियां और बच्चे हैं। वो सोचते हैं कि वो बहुत चार्मिंग हैं और एक अफेयर ट्राई करना चाहते हैं। करण मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, कोई जवान टैलेंटेड लड़का नहीं है? शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना, एक डायमंड किंग फिफत है। वो लड़का टैलेंटेड है और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है। मैं उसे डायरेक्टली ऑफेंड नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए भाई। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें सामने गले लगाकर और चूमने के बाद भी वो मुझे चेस करेगा। करण हंसा, लगता है वो लोग अफसोस करेंगे कि एक खूबसूरत फूल गोबर में फंस गया। बकवास मत करो, हम तो परफेक्ट जोड़ी हैं, शनाया ने जवाब दिया और फिर रेस्तरां के प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। हम पहुंच गए। कमरे में 2 बड़ी टेबल थीं, जिनमें से हर एक पर दर्जन भर लोग बैठे थे, सभी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए। सबकी नज़रें करण की ओर मुड़ी, तरह तरह की नज़रों के साथ। मिस शनाया, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हमें उसका परिचय दो। शनाया ने करण को टेबल की ओर खींचा और मुस्कुराई, मेरा बॉयफ्रेंड करण। करण ने सबकी ओर सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और फिर बैठ गया। एक नज़र में उसने उस डायमंड किंग फिफत को देख लिया जिसका जिक्र शनाया ने किया था। वो भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था। उसे 3 शब्दों में बयान करना हो तो लंबा, अमीर और हैंडसम। करण को देखते हुए उसकी नज़रें कुछ जटिल थीं, कोई दुश्मनी नहीं लेकिन जांच और आकलन से भरी हुई। जाहिर तौर पर वो करण को मन ही मन तौल रहा था। टेबल पर खाना पहले से रखा था। शनाया ने चॉपस्टिक्स उठाई, एक छोटा सा झींगा लिया, तेजी से उसका छिलका उतारा और फिर उसका गोश्त करण की कटोरी में डाल दिया। ये वाइन के साथ अच्छा लगता है भाई, तुम इसे ट्राई करो। करण हंसा, ठीक है। एक ने झींगा छीला और परोसा, दूसरे ने बड़े शौक से स्वीकार किया। दोनों का व्यवहार बहुत स्वाभाविक था। जब ये नज़ारा कमरे में मौजूद लोगों ने देखा तो कई लोगों ने अपने विचार त्याग दिए। इस ग्रुप के लोगों की नज़रें बहुत तेज थीं। करण ने कोई मशहूर ब्रांड नहीं पहना था, लेकिन उसकी कलाई पर पहनी गई पाटेक फिलिप की घड़ी, जो 10 लाख से ज़्यादा की थी, को तुरंत पहचान लिया गया। इसके अलावा करण में जो स्वाभाविक शांति थी वो नकली नहीं हो सकती थी। यहाँ मौजूद हर शख्स सफल और काफ़ी धनवान था। करण उनके बीच बिना जरा सी बेचैनी के बैठा था। ये अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा था। मर्दों को खूबसूरत औरतें पसंद आती हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड को लाए जो कि हैंडसम था और जाहिर तौर पर साधारण नहीं था, तो कई लोगों ने अपने विचारों पर काबू किया और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहा। मिस्टर करण, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम बादल है, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की चेन स्टोर चलाता हूँ। करण के बगल में बैठा शख्स ने पहल करके अभिवादन किया, अपनी वाइन ग्लास को करण की ग्लास से टकराया और फिर पूछा, मिस्टर करण किस लाइन में हैं? करण ने वाइन का एक घूंट लिया और मुस्कुराया, क्या मैं इसे न बताऊं? बादल हैरान हुआ और उत्सुकता से बोला, क्या मिस्टर करण का प्रोफेशन किसी खास इंडस्ट्री में है जिसमें गोपनीयता की शर्तें हैं? करण ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे बस डर है कि अगर मैंने बताया तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। भीड़ में किसी ने हंसते हुए कहा, बताए तो देखते हैं कि हम यकीन करते हैं या नहीं। करण मुस्कुराया, सिक्योरिटी गार्ड। बादल ठिठक गया, फिर हंसा, क्या आप सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं? करण ने सिर हिलाया, नहीं, कंपनी नहीं, बस एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता हूँ। इस बार बादल सचमुच हैरान रह गया। न सिर्फ वो, बल्कि टेबल पर मौजूद हर शख्स का चेहरा कुछ हक्का बक्का सा हो गया, जैसे उन्हें यकीन ही न हो। सिक्योरिटी गार्ड, क्या ये मुमकिन है? हालांकि शनाया के परिवार की रियल एस्टेट कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी वो एक अमीर लड़की है। क्या वो एक सिक्योरिटी गार्ड के प्यार में पड़ सकती है? ये तो मजाक होगा। बादल हंसा, मिस्टर करण, आपके इस मजाक ने हमें लगभग यकीन करा लिया। करण ने कंधे उचकाए, देखा, मैंने कहा था न कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपने जोर दिया। बादल ने अनायास ही शनाया की ओर देखा, जो हंसी रोकने की कगार पर थी। प्रभाव तो गजब का था। अगर करण ने खुद को हिमाचल प्रदेश का सबसे अमीर आदमी बताया होता तब भी इतना असर नहीं होता।
बादल को अपनी ओर देखते देख शनाया हंस पड़ी। उसने झूठ नहीं बोला, वो सचमुच सिक्योरिटी गार्ड है। बादल की आंखें फैल गईं, वो वाला जो हम सोच रहे हैं। शनाया ने गंभीरता से सिर हिलाया, हाँ वही वाला जो कंपनी के गेट पर बैठकर दरवाजा देखता है। माहौल अचानक शांत हो गया और इस पल में चाहे ये लोग कितने ही चतुर क्यों न हो, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। मजाक उड़ाएं, सांत्वना दें। जाहिर तौर पर दोनों ही ठीक नहीं थे। किसी ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, मिस शनाया शिमला से हैं ना? क्या मिस्टर करण भी शिमला में काम करते हैं? शनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो पहले सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स पर्सन थे। हाल ही में काम की ज़रूरतों के चलते उन्हें चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने उनका साथ देने के लिए इस क्लास में दाखिला लिया ताकि उनके साथ रह सकूं और कुछ नया भी सीख सकूं। एक पल के लिए सबको समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। काम की ज़रूरतें, सेल्स का काम कैसा चल रहा था ये तो छोड़ो, लेकिन एक सेल्स पर्सन को कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करके सिक्योरिटी गार्ड बनाना। सिक्योरिटी गार्ड्स तो हर जगह मिल जाते हैं। एक भर्ती नोटिस से मिनटों में लोग मिल जाते हैं। क्या शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत थी? तुम एक सेल्स पर्सन और सिक्योरिटी गार्ड, क्या तुम में इतना चार्म है कि शनाया जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए चंडीगढ़ तक चली आए? क्या तुम गिगोलो हो? वो घड़ी तो शनाया ने तुम्हारे लिए खरीदी होगी। शनाया के शब्दों ने करण को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। लड़की, तुम तो जानबूझकर ऐसा कर रही हो। धनी लोगों की हैरान नज़रों और भौचक के चेहरों को देखकर वो मन ही मन जरूर हंस रही होगी। लेकिन शनाया का अपने प्रोफेशन के बारे में इतने हल्के और गर्व भरे अंदाज में बात करना, दूसरों की नज़रों की परवाह न करना और यहाँ तक कि उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर मजा लेना, ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो सचमुच उससे प्यार करती है। जब कोई सचमुच मानता है कि उसका मर्द बेहतरीन और शानदार है, तभी वो दूसरों की नज़रों को नज़रअंदाज कर सकता है। करण नहीं चाहता था कि डिनर टेबल पर वो मर्दों का दुश्मन बन जाए, इसलिए उसने पहल करके समझाया, मैं सचमुच इतना काबिल नहीं हूँ, बस मुझे कुछ मेडिकल स्किल्स आती हैं और मैं लड़ने में काफ़ी अच्छा हूँ। बॉस ने शायद सोचा कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट में तो बेकार हूँ ही, तो मुझे चंडीगढ़ भेजकर गेट की रखवाली करवाते हैं। आखिर सैलरी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। लड़ने में अच्छा। लोगों को अचानक एहसास हुआ कि ये कोई खास स्किल तो नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के लिए काफ़ी मुफीद है। शनाया ने होंठ सिकोड़े और हंसी, ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि ज़्यादा बोलना भी उतना ही बुरा है। चलो सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। डिनर टेबल पर माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। जैसा कि करण ने पहले कहा था, टेबल पर ज़्यादातर लोग कंपनी मैनेजमेंट, पॉलिसी ट्रेंड्स और अपने सकल में हो रही चीज़ों की बात कर रहे थे। करण को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया और वो बातचीत में हिस्सा नहीं ले सका। करण को कोई परवाह नहीं थी, वो शनाया के साथ हल्के फुल्के हंस बोल रहा था और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों पर ध्यान दे रहा था। शनाया बार बार करण की प्लेट में खाना डाल रही थी और धीरे से पूछा, तुम आमतौर पर कहाँ खाना खाते हो? करण ने एक रिब नीचे रखी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुबह स्ट्रीट वेंडर से स्टीम्ड बन और फ्राइड डफ स्टिक्स खरीदता हूँ, दोपहर को फैक्ट्री कैंटीन में खाता हूँ और रात को स्ट्रीट फूड स्टॉल पर जाता हूँ। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग जवान और अविवाहित हैं, तो हम ग्रुप बनाकर डिनर करने जाते हैं और कुछ ड्रिंक्स भी लेते हैं। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो काफ़ी मज़ेदार लगता है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इसे एंजॉय करते हो। करण ने जवाब दिया, हाँ अच्छा है, मैं अभी कहीं और जाने की सोच नहीं रहा। शनाया ने उत्सुकता से पूछा, कोई मज़ेदार कहानी? करण हंसते हुए बोला, फैक्ट्री में कुछ परजीवी टाइप के लोग थे जो लोकल कनेक्शंस का फ़ायदा उठाकर बाहर के गुंडों के साथ मिलकर तुम्हारी दीदी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक बड़ा गुंडों का ग्रुप लेकर फैक्ट्री के गेट पर आए, लेकिन मैंने उनकी अच्छे से पिटाई कर दी। वो हार नहीं माने और भी ज़्यादा लोगों को बुलाकर फैक्ट्री गेट पर रास्ता रोक लिया। शनाया की आंखों में उत्सुकता बढ़ गई और उसने उत्साहित होकर पूछा, फिर क्या हुआ? कोई लड़ाई नहीं हुई। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उससे पहले मैं और तुम्हारी दीदी डिनर के लिए बाहर गए थे और एक बेहोश हुए बूढ़े आदमी को बचाया। उसका परिवार काफ़ी ताकतवर है और उसका बेटा मुझे डिनर के लिए बुलाने आया, तभी वो लोग मिल गए। उसने गुंडों के लीडर को 2 थप्पड़ मारे, अपना नाम बताया और गुंडों का लीडर अपने लोगों के साथ शर्मिंदगी में चला गया। बाद में उन्होंने फैक्ट्री के उन परजीवियों की पिटाई की, सभी परजीवियों को साफ किया और माफ़ी के तौर पर सारी गबन की गई प्रॉपर्टी वापस कर दी। शनाया की आंखें तड़प और अफसोस से भर गईं, अरे काश मैं वहां होती तो तुम्हारी शान देख पाती। लेकिन मेरी दीदी को सचमुच बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। एक औरत होने के नाते उसे ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। भाई, क्या तुम उनकी और मदद कर सकते हो? करण ने हंसते हुए कहा, क्या मैंने पहले से मदद नहीं की? अब उस इलाके में कोई भी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। परजीवियों को साफ कर दिया गया है और उन्होंने पहले गबन की गई सारी कंपनी प्रॉपर्टी वापस कर दी। मेरा अंदाजा है कि वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बात करते करते करण का फ़ोन स्क्रीन चमका और एक नया मैसेज आया।
करण ने फ़ोन उठाया और नज़र डाली, उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। शनाया का उत्सुक चेहरा देखकर, जो फ़ोन स्क्रीन देखना चाहती थी लेकिन शर्मिंदगी की वजह से नहीं देख रही थी, करण ने फ़ोन घुमाया और स्क्रीन सीधे उसकी ओर कर दी। तुम्हारी दीदी बहुत उदार है। उन लोगों ने जो पैसा वापस किया वो कुल 20 करोड़ था और उसने मुझे आधा दे दिया। शनाया की आंखें फैल गईं। 10 करोड़, ये तो बहुत है। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कहा था न कि तुम्हारी दीदी उदार है। शनाया ने पलकें झपकाईं, मेरी दीदी सचमुच चीज़ों को हैंडल करने में उदार है, लेकिन तुम्हें अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है और पैसे से भ्रष्ट नहीं होना है, ठीक है? करण ने हल्के से मुस्कुराया, पैसा मुझे भ्रष्ट नहीं कर सकता। शनाया ने आंखें तरेरी और फुफकारी, पैसा तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सकता, लेकिन खूबसूरती कर सकती है ना? करण ने मजाक में कहा, आखिर वो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत ज़्यादा देती भी है। शनाया करण की आखिरी बात पर हंस पड़ी, उसकी ओर आंखें तरेरते हुए बोली, तुम तो बहुत फ्लर्ट करते हो। मेरे जैसी भोली भाली लड़की ही तुम जैसे शादीशुदा मर्द के झांसे में आ सकती है। मेरी दीदी इतनी गर्वीली है, इतने सारे जवान टैलेंटेड लोग उसे प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन उसने किसी को घास नहीं डाली। वो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं देखेगी, तुम बस सपने देखो। करण हंसा, क्या यही ख्वाब देखना नहीं है? शनाया मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम अब भी उसके साथ डिनर करते हो? करण ने सिर हिलाया, हाँ, कुछ चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, और हम दोनों एक ही होटल में रहते हैं, हमारे कमरे पास पास हैं। तो क्या ये सामान्य नहीं है कि हम साथ में डिनर करें? शनाया ने थोड़ा मुंह बनाया, जाहिर तौर पर थोड़ा नाखुश थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। आखिर करण अभी भी एक शादीशुदा मर्द था। हालांकि उन्होंने मौखिक तौर पर साथ रहने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में उन्होंने कोई लाइन क्रॉस नहीं की थी। लगता था कि उसे करण को कंट्रोल करने का कोई हक नहीं था। इसके अलावा करण प्रियंका की मदद कर रहा था, वरना जैसी सिचुएशन करण ने अभी बताई, प्रियंका उसे हैंडल नहीं कर पाती। पता नहीं लोग उसे कैसे परेशान करते। प्रियंका का एक अकेली औरत के तौर पर गुंडों के ग्रुप का सामना करना, बेबस होना और मौखिक तौर पर छेड़े जाना, इस बारे में सोचकर शनाया का दिल थोड़ा खट्टा हो गया और फिर उसे समझ आया। उसकी दीदी उसके लिए इतनी अच्छी रही थी, तो वो अपने छोटे मोटे इमोशंस की वजह से कैसे नाराज हो सकती थी। शनाया ने खुद ही टॉपिक बदल लिया और पूछा, मल्होत्रा परिवार का क्या हाल है? करण ने सिर हिलाया, अभी के लिए कुछ नहीं, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे लेंगे, हमारे पास ढेर सारा वक्त है। शनाया ने हाँ में जवाब दिया और तसल्ली दी, अच्छा है, मुझे डर था कि तुम जल्दबाजी करोगे। करण हंस पड़ा, 27 साल हो गए, जो कुछ होना था वो हो चुका, जल्दबाजी से क्या फ़ायदा? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इतने प्यार मोहब्बत में, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती हमें डॉग फूड खिलाना? शनाया ने सिर उठाया और हंसी, मेरे पास बस एक छोटी सी दुकान है और मैं फैमिली बिजनेस में हिस्सा नहीं लेती। उसे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो बस एक वर्कर है। हमें आप लोगों की बातें समझ नहीं आती। एक पल के लिए सब खामोश हो गए, क्योंकि शनाया ने सब कुछ कह दिया था। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें समझ नहीं आता, तो कोई ज़बरदस्ती उनसे कुछ बोलने या फ़ायदा उठाने की बात नहीं कर सकता था। ये तो ज़्यादा हो जाता। चुपचाप बैठे डायमंड किंग फिफत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई और साथ कैसे आए? आसपास के लोग भी साथ देने लगे, हाँ बताओ। जाहिर तौर पर सबको लगता था कि ये रिश्ता बराबरी का नहीं था। ये एक रियल एस्टेट कंपनी की अमीर लड़की और एक सिक्योरिटी गार्ड की लव स्टोरी थी। ये कैसा मेलोड्रामा था? शनाया जरूर किसी जादू में फंस गई होगी। शनाया ने करण की ओर देखा और पूछा, भाई क्या हम बता सकते हैं? करण ने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने जैसा कुछ है। मुझे तो वो चीज़ें जो आप लोग अभी बात कर रहे थे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, वो मेरे दिमाग का दायरा बढ़ाती हैं। बादल हंसा, ये बिजनेस सर्कल्स जहां परिवार की प्रॉपर्टी के लिए कपल्स के बीच अनबन की बातें होती हैं, वो तुम्हारी गोल्डन बॉय और जैड गर्ल की स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग नहीं है। बाकी लोग भी साथ देने लगे, शनाया को कहानी सुनाने के लिए उकसाने लगे। कुछ लोगों को छोड़कर जिनके मन में अभी भी कुछ विचार थे, ज़्यादातर लोग गॉसिप की मानसिकता में थे, एक अमीर खूबसूरत लड़की और सिक्योरिटी गार्ड की लव स्टोरी सुनना चाहते थे। उन्होंने टीवी ड्रामों में ऐसी चीज़ें देखी थीं, लेकिन हकीकत में पहली बार देख रहे थे। जब करण ने कोई आपत्ति नहीं जताई, शनाया ने बोलना शुरू किया, दरअसल भाई ने मेरी जान 2 बार बचाई है। एक वाक्य में शनाया ने सबका ध्यान खींच लिया और सभी ध्यान से सुनने लगे। शनाया ने बताया कि उनकी मुलाकात सड़क पर अचानक हुई थी। करण ने उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया, उसके दादाजी को बचाया, और फिर उनकी कैंपिंग एडवेंचर की कहानी, जहां करण ने अपनी ताकत दिखाई और उसे फिर से बचाया। जब करण ने सुना कि शनाया ने उनकी कैंपिंग ट्रिप का जिक्र किया, उसे अंदेशा हुआ। वो फिर से वीडियो तो नहीं दिखाने वाली ना? जैसा कि उसने सोचा। जब लोगों ने सवाल किए, शनाया ने जल्दी से वीडियो निकाला। वीडियो देखने के बाद पूरी टेबल हैरान रह गई। करण की ओर उनकी नज़रें थोड़ी बदल गईं।
उसे मेडिकल स्किल्स आती थीं। वो ऐसी बीमारी ठीक कर सकता था जिसे एक्सपर्ट्स भी नहीं ठीक कर पाए। वो लड़ सकता था। उसने एक टाइगर को एक भूसे में मार डाला। तुम तो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा काबिल हो। शनाया मुस्कुराई और बोली, भाई बहुत काबिल हैं, उनके साथ रहने से मुझे बहुत सिक्योरिटी का एहसास होता है। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे तंग करने की कोशिश करेगा वो मुझे ज़रूर बचाएंगे। सबके लिए एक पल को कुछ बोलना मुश्किल हो गया, जैसे डिनर टेबल की सारी चमक कारण वो सिक्योरिटी गार्ड छीन ले गया हो। डायमंड किंग फिफथ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने मिस शनाया को देखा मैं उनसे आकर्षित हो गया था। मुझे लगा था कि इतने सालों बाद आखिरकार मेरी डेस्टिनी की गॉडेस मिल गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मिस शनाया के पास पहले से ही इतना छुपा हुआ हीरा उनकी रक्षा कर रहा है। मिस्टर करण, सच कहूं तो मैं तुमसे जलता हूं। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, मैं तो अपना परिचय देना भूल गया, मेरा नाम आनंद है, आनंद। मैं एक एंजल इन्वेस्टर हूं। अगर मिस्टर करण कभी बिजनेस शुरू करना चाहें तो मैं शायद कुछ मदद कर सकता हूं। करण हंस पड़ा, आनंद तुम बहुत दयालु हो। मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, एक ऐसा शख्स जो बैठने की बजाय लेटना पसंद करता है। मैं अपनी जिंदगी में कभी बिजनेस शुरू नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्या जगह बदलकर और ड्रिंक करें? हम नहीं जाएंगे। मेरे साथ होने से आप लोगों को असुविधा होगी और मैं ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं कर सकता। आप लोग जाओ। शनाया ने दूसरा राउंड का प्रस्ताव ठुकरा दिया, सबको अलविदा कहा और करण के साथ बांह में बांह डाले धीरे धीरे उस होटल की ओर टहलने लगी जहां वो रुके थे। हाँ, जब मैंने तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया तब सबके रिएक्शन इतने मज़ेदार थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। करण हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वाइट, रिच और ब्यूटीफुल लड़की एक सिक्योरिटी गार्ड से प्यार करती है, तुम्हें पता है ये कितना हास्यास्पद और क्लिशे है। शनाया ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम कितने कमाल के हो। देखो, वीडियो देखने के बाद तुम्हारे बारे में उनकी राय बदल गई। करण ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें ये सब बहुत मजा दे रहा है। शनाया ने गर्व से कहा, हाँ, ये ऐसा है जैसे मेरे पास एक अनमोल रत्न है जो बाहर से साधारण पत्थर जैसा दिखता है। अब सबको लगता है कि ये बेकार पत्थर है, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि इसके अंदर कितना चमकदार रत्न है। ये अनोखी खुशी कुछ ऐसा है जो आम लोग अनुभव नहीं कर सकते। करण मुस्कुराया, मैं उतना शानदार नहीं हूं जितना तुम कह रही हो, और तुमने मेरा बुरा पक्ष भी नहीं देखा। शनाया ने बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, तुम बुरे हो तब भी मैं तुमसे प्यार करती हूं। करण ने हाथ बढ़ाया और शनाया का चेहरा पकड़ लिया। शनाया उससे लिपट गई, अपने सिर को करण के हाथ पर रगड़ते हुए, जैसे बिल्ली अपने मालिक से लिपटती है। अपने बैकग्राउंड के बारे में जानने के अलावा क्या तुमने कभी अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में सोचा है, या तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो? करण ने एक पल सोचा, बचपन से मैं अकेले रहने का आदी हूं और मेरा स्वभाव थोड़ा अस्थिर हो गया है। शायद मैं इधर उधर घूमता रहूं, आखिर एक जगह ज्यादा देर रहना मुझे उबाऊ लगता है। शनाया की आंखों में उम्मीद चमकी, तुम पूरी दुनिया घूम सकते हो। तुम इतने काबिल हो कि कहीं भी खतरे से नहीं डरोगे। वेल्स के साथ खेलना और शेरों के साथ नाचना, ये सब तो रोमांचक लगता है। करण हंसा, मैं पहले भी कई जगहों पर गया हूं, लेकिन तब मेरी पहचान और मन की स्थिति अलग थी। अब मैं आज़ाद हूं, शायद मैं ट्रैवल करने का तरीका बदल दूं, धीरे धीरे सब कुछ अनुभव करूं। शनाया ने होंठ सिकुड़े, तुम कहीं भी जाओ, मुझे साथ ले जाना और मुझे पीछे मत छोड़ना। करण थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, शनाया, बचपन की मेरी जिंदगी ने मेरे अंदर हमेशा असुरक्षा की भावना छोड़ दी है। मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूं, कल के बारे में नहीं। मैं सामान्य जिंदगी नहीं जीऊंगा, नौकरी करके, शादी करके और परिवार बसाकर। करण ने आह भरी, मैं लगभग 27 साल का हूं और मैंने अभी तक सेटल होने के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें मेरी जिंदगी आकर्षक लगती है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद तुम शायद सेटल होना चाहोगी, जैसा तुम अब महसूस कर रही हो। शनाया रुक गई और करण के सामने खड़ी हो गई, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? सच बोलना, मुझे झूठ मत बोलना। करण ने सिर हिलाया, हाँ करता हूँ। शनाया की आंखें चमक उठीं, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं है? करण ने समझाया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ साफ करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी औरत को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता जो मुझसे प्यार करती है, उसे निराश करके। शनाया ने सिर हिलाया, अगर तुम ये बात हमारे सोने के बाद कहते तो मुझे लगता कि तुम एक लुच्चा हो जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और जिस औरत के साथ सो चुके हो और अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसे छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो। लेकिन अब ये कहना साबित करता है कि तुम एक जिम्मेदार मर्द हो। जैसे ही करण कुछ समझाने वाला था, शनाया ने उसका मुंह अपने हाथ से ढक लिया। मैं एक वयस्क हूं और मैं अपने सारे फैसलों की जिम्मेदारी ले सकती हूं। तुम कहते हो कि तुम सिर्फ आज के बारे में सोचते हो, तो चलो बस आज के बारे में सोचते हैं, भविष्य का भविष्य में देखेंगे। अगर तुम शादी करना चाहते हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी।
अगर तुम शादी नहीं करना चाहते, हम लवर्स बन सकते हैं। अगर तुम दुनिया घूमना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक जाऊंगी। अगर तुम बच्चे नहीं चाहते, हम दिन रहेंगे, और अगर तुम सेटल होना चाहते हो, हम कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहां पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू हो। अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगी। आज रात मेरे साथ रहो और मुझे अपने आप को तुम्हें देने दो, ठीक है? करण कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा, फिर उसने सिर हिलाया। मैं अभी भी शादीशुदा हूं। मुझे परवाह नहीं। शनाया ने हाथ बढ़ाया, करण को गले लगाया और अपना चेहरा उसकी छाती से सटा लिया। वो सब तो नकली है, तुम इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? करण ने प्रियंका के साथ हुए गले मिलन और चुंबन के बारे में सोचा। उसका मन जटिल हो गया क्योंकि ऐसा लगता था कि बिना जाने उसका और उसका रिश्ता करीब हो गया था। क्या ये मुमकिन है कि प्रियंका को उसके लिए कोई खास भावनाएं नहीं थीं? भले ही उसने उसे गले लगाया और चूमा था और वो नाराज नहीं हुई। अगर उसे कोई खास भावनाएं नहीं थीं, तो क्या वो शिमला छोड़ने के बाद बाथरोब पहनकर उसके कमरे में आती और उसके बिस्तर के सिरहाने इतनी बेपरवाही से बैठती? जब 3 महीने की डेडलाइन आएगी, क्या वो दोनों शांति से उस तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर पाएंगे? करण ने धीरे से सांस ली। कुछ बदलाव आ गए हैं। शनाया ने हैरानी से सिर उठाया। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हारी खूबियां देख लीं और अब तलाक नहीं लेना चाहती? हाल ही में हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है और इसे कुछ शब्दों में समझाना आसान नहीं है, नहीं सारी डिटेल्स देना सुविधाजनक है। करण ने हाथ बढ़ाया और शनाया की पीठ थपथपाए। ऐसे करते हैं, 3 महीने। 3 महीने के बाद मैं तुम्हें एक साफ जवाब दूंगा। इस वादे के साथ करण ने मन बना लिया। अगर 3 महीने बाद वो और प्रियंका ने पहले जैसा तय किया तलाक ले लिया, तो वो शनाया को शिमला और चंडीगढ़ से दूर ले जाएगा और प्रियंका के साथ बीते समय को बस एक सपना मानेगा। अगर 3 महीने बाद वो और प्रियंका तलाक नहीं लेते या कुछ नए बदलाव आते हैं, तो वो शनाया को सब कुछ कबूल करेगा। शनाया अचानक घबरा गई। भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम लोग तलाक नहीं लेने वाले? करण ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। मुझे सचमुच नहीं पता कि वो अब क्या सोच रही है। शनाया ने करण को कसकर पकड़ लिया, जोर से बोली, मुझे परवाह नहीं, चाहे तुम तलाक लो या नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मुझे नहीं चाहोगे, तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी और सचमुच रो पड़ूंगी। करण ने बेबसी से जवाब दिया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं बस एक संभावना की बात कर रहा हूं। शनाया ने करण की छाती पर मुंह के मारे, कोई संभावना नहीं। तुमने मुझे चूमा है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। करण ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। मैंने नहीं कहा कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार होना चाहता हूं। शनाया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तुम मर्द हो, मौका तुम्हें दिया गया, लेकिन तुमने उसे पकड़ा नहीं। करण खामोश रहा, जवाब नहीं दे सका। शनाया कुछ देर करण की बाहों में रही और अचानक बोली, जिस दिन अंजलि ने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी, हम सब होटल गए थे और तब तुमने मना नहीं किया था। क्या इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम्हें उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थीं और तुम्हें लगता था कि तुम निश्चित रूप से तलाक ले लोगे, इसलिए तुम्हें उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी? लेकिन बाद में, जब मैंने तुम्हें होटल चलने को कहा, तुम नहीं गए। क्या उस दौरान तुम्हारा रिश्ता बदल गया और तुम्हें लगा कि शायद तुम तलाक न ले सको, इसलिए तुमने जानबूझकर मुझसे दूरी बनाए रखी? करण शनाया की तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से हैरान था और उसे मानना पड़ा कि मर्द औरत के रिश्तों में औरतें बहुत संवेदनशील होती हैं। करण ने सिर हिलाया। हाँ। शनाया ने और कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप करण की बाहों में कुछ देर रही। फिर वो उसकी बाहों से निकली, उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई, चलो। करण ने शनाया के चेहरे पर मुस्कान देखी। अगर तुम खुश नहीं हो, तो जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं। शनाया ने सिर हिलाया। मैं दुखी नहीं हूं। जैसे डर था कि करण उस पर यकीन न करे। शनाया हंसी। जब मैं तुमसे मिली, मुझे पता था कि तुम किसी और से शादीशुदा हो। हालांकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन मैंने मन ही मन इस संभावना के बारे में सोचा था कि शायद तुम तलाक न ले सको। लेकिन आखिर में मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। जब तक तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बाकी सब कोई मसला नहीं है। मैं बचपन से बहुत स्वतंत्र रही हूँ और अगर हम हमेशा साथ नहीं भी रह सकते, तो मैं तुम्हारे न होने पर भी अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं इस उम्र में अभी भी सिंगल हूँ। क्या इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ और मुझे मनपसंद मर्द नहीं मिला? अब जब मुझे वो मिल गया है, भले ही कुछ कमियां हो, तो ये सामान्य है। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जब मैं इस तरह सोचती हूँ, तो मुझे सचमुच दुख नहीं होता। इसके अलावा, तुम जो अभी बात कर रहे हो, वो बस एक संभावना है और ये तथ्य कि तुम मेरे लिए इतना सोच सकते हो और मुझे तुरंत बेड पर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे, भले ही मैं तुम पर हंस रही हूँ, मैं अंदर से बहुत टच्ड हूँ। हमारे क्लास के उन मर्दों की आंखों को देखो। चाहे वो कितना ही छुपाने की कोशिश करें, तुम हमेशा उनकी आंखों में दबी हुई लालच और इच्छा देख सकते हो।
अगर मेरा परिवार अच्छा न होता तो वो शायद और सीधे तौर पर मुझे पैसे फेंककर मेरे साथ सोने या उनकी मिस्ट्रेस बनने को कहते। तुम्हारे मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। सोचो, अगर मुझे ऐसा मर्द चुनना पड़ा जो हमेशा जवान खूबसूरत औरतों के साथ सोने की सोचता हो तो मैं अकेले ही बेहतर हूँ। मेरे परिवार की स्थिति के साथ हम शायद टॉप नॉच न हो, लेकिन हम बुरा भी नहीं कर रहे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कमतर जिंदगी बितानी पड़ेगी। अगर मुझे उसके मुझसे प्यार करने और मेरे उससे प्यार करने के बीच चुनना हो तो मैं हमेशा ये चुनूंगी कि मैं उससे प्यार करूं। क्योंकि जब तुम किसी से प्यार करते हो तभी तुम देने को तैयार होते हो, और अगर तुम सिर्फ किसी को पसंद करते हो बिना सच्ची परवाह किए तो तुम उस व्यक्ति से जवाब मिलने की रोमांचक भावना और खुशी को अनुभव नहीं कर सकते। शनाया ने धीरे धीरे अपने विचार व्यक्त किए और करण ध्यान से सुन रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि शनाया को भावनाओं की समझ उससे कहीं ज्यादा साफ थी। सचमुच, लोग कहते हैं कि औरतें जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। शनाया ने सिर उठाया और हल्के से हंसी। तुम्हें पता है, मैंने तो ये भी सोचा था कि तुम और मेरी दीदी इतना वक्त साथ बिताने के बाद एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित कर सकते हो। करण हंसते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो। शनाया ने सिर हिलाया, मैं बस ज्यादा सोच रही हूँ। जल्द ही दोनों होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। करण रुका और बोला, ठीक है, तुम ऊपर जाओ। शनाया ने पलकें झपकाईं, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक नहीं छोड़ोगे? करण हंसा, मैं खूबसूरत औरतों के सामने कमजोर पड़ जाता हूं और मुझे डर है कि मैं प्रलोभन का सामना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए खुद को खतरनाक स्थिति में डालना ठीक नहीं। शनाया ने करण की बांह पर हल्का सा थप्पड़ मारा और मुंह बनाया, तो मुझे चूमो। करण ने खुशी खुशी शनाया के गाल पर एक चुंबन दिया। शनाया ने करण को खुशी से गले लगाया और होटल में चली गई। शनाया की हल्की फुल्की चाल को देखकर करण थोड़ा खो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत उससे इतना गहरा प्यार करेगी, जैसे पतंगा आग की ओर उड़ता है। वो ऐसी औरत को कैसे ठेस पहुंचा सकता था? अगले दिन दोपहर को विशाल ने करण को अपने ऑफिस में बुलाया और उसके सामने नकदी का एक ढेर रख दिया। 10,000 का बोनस। चूंकि पहले इसका जिक्र हो चुका था, करण ने बिना समय बर्बाद किए उसे उठाया और हंसा, मैं ले लूंगा, नो फॉर्मेलिटी। विशाल हंसा, ये तुम्हारा हक है। करण ने हंसते हुए कहा, तो आज रात मैं ऑफ ड्यूटी कॉलिग्स को डिनर और ड्रिंक्स के लिए ले जाऊंगा। जो लोग ड्यूटी पर हैं और नहीं आ सकते, उन्हें मैं एक एक सिगरेट दूंगा मुआवजे के तौर पर। विशाल ने याद दिलाया, बस 10 रुपये वाली सिगरेट खरीदना। डील। विशाल ने खबर सुनाई तो सबने हर्षोल्लास किया। किसी को करण के अकेले बोनस लेने पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत से इसे कमाया था। उन्होंने कोई मदद नहीं की थी, इसलिए अगर बोनस उन्हें ऑफ भी होता तो वो लेने की हिम्मत नहीं करते। डिनर के लिए वो सनवा स्ट्रीट फूड स्टॉल पर नहीं गए, बल्कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के पास एक सी फूड स्टॉल पर गए। चूंकि वो ट्रीट दे रहा था, वो उदार बन गया। ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़कर बाकी ने एक बड़ी गोल टेबल भर दी। करण ने मछली, झींगा और केकड़े से भरी टेबल ऑर्डर की, साथ में कई बॉक्स बियर, और सबने मजे करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने एक कॉल लिया, करण का फोन बजा। ये रंजीत था। करण, तुम अभी चंडीगढ़ में हो? करण हंसा, हाँ, मैं काम के लिए यहाँ हूँ, कुछ वक्त के लिए रुक रहा हूँ। रंजीत ने शिकायत की, करण, तुम बहुत दूर रहते हो। चंडीगढ़ आए और मुझे बताया भी नहीं। अगर मैं जितेंद्र से बात नहीं करता तो मुझे पता भी नहीं चलता। करण हंस पड़ा, मेरे पास कोई खास काम नहीं था और तुम बिजी रहते हो तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। रंजीत ने सीधे सादे लहजे में कहा, बिजी होने का मतलब ये नहीं कि मैं डिनर और ड्रिंक्स के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक करने आता हूँ। करण ने जवाब दिया, मैं फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री नंबर 6 में हूँ, अपने कॉलिग्स के साथ ड्रिंक्स कर रहा हूँ। आज मैं सबको ट्रीट दे रहा हूँ तो मैं जा नहीं सकता। रंजीत जोर से हंसा, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री नंबर 6? वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। चूंकि तुम ट्रीट दे रहे हो, तुम्हें मेरे शामिल होने से कोई ऐतराज तो नहीं ना? चूंकि रंजीत ने ऐसा कह दिया था, करण मना नहीं कर सका। ये तो हम फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड्स का ग्रुप है, एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं तो मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। हमने अभी शुरू किया है। रंजीत हंसा, इसमें परेशानी क्या है? गर्मियों में स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ड्राफ्ट बियर पीना सबसे मस्त है। मैं, एक देहाती आदमी, इसे सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। करण हंस पड़ा, ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। मैं अब फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मिस्टर मत कहना। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे हो? रंजीत थोड़ा रुका लेकिन और सवाल नहीं पूछा। उसने आसानी से सहमति दी, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझे प्रेसिडेंट रंजीत मत कहना, बस एल्डर रंजीत कहो। ठीक है। आधे घंटे बाद रंजीत की कार स्ट्रीट फूड स्टॉल से 50 मीटर दूर रुकी। वो कार से उतरा और फुटपाथ से चलकर आया। करण,
करण ने सिर उठाया और जोर से हंस पड़ा। रंजीत ने कैजुअल टी शर्ट, शॉर्ट्स और चप्पल पहनी थी। उसने अपनी महंगी घड़ी नहीं पहनी थी और बहुत साधारण लग रहा था, बिना किसी अजीबपन के। रंजीत करण के पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। रंजीत, आप सब मुझे बस एल्डर रंजीत कह सकते हैं। किसी ने रंजीत को एक बियर दी और हंसते हुए कहा, हम लोग तो इतना पी चुके हैं, तुम्हें अब कैच अप करना होगा। रंजीत ने जोश के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, मैं 3 ग्लास की पेनल्टी देता हूँ। एक ग्लास में एक बोतल ड्राफ्ट बियर के साथ रंजीत ने 3 ग्लास एक के बाद एक पी लिए और मुंह पोंछते हुए संतुष्ट होकर बोला, रिफ्रेशिंग। सबने तालियां बजाईं और माहौल एक पल के लिए बहुत जीवंत हो गया। करण मन ही मन रंजीत की अनुकूलन क्षमता की तारीफ कर रहा था। वो बड़े बड़े लोगों के साथ हाई एंड रेस्तरां में खाना खा सकता था और आम वर्कर्स के साथ सड़क किनारे सस्ती बियर पीते हुए गप्पे मार सकता था और गंदे गंदे चुटकुले सुना सकता था। ऐसा शख्स अराजक समय में सच्चा हीरो होता। वो लोग 10 बजे तक पीते रहे। विशाल के इशारे पर वो तृप्त सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर चला गया। करण को अलविदा कहते समय विशाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब रंजीत आया था, विशाल सिगरेट पी रहा था और उसने दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी लग्जरी मर्सिडीज बेंज और उसकी लाइसेंस प्लेट पर 6 नंबरों की स्ट्रिंग देखी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम, एल्डर रंजीत, इतने सफल और अमीर हो गए हो, फिर भी इतने साधारण वर्कर्स के साथ पीने को तैयार हो बिना कोई दिखावा किए। रंजीत ने एक स्प्रिंग वाटर की बोतल उठाई, आधी गटक ली, एक टिश्यू लिया, अपने चेहरे का पसीना पोंछा और हंसा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सचमुच ऐसी स्ट्रीट फूड स्टॉल पर लेट नाइट खाना खाना पसंद है, खासकर इतने सारे लोगों के साथ। बहुत मजा आता है। लेकिन समय बदलने के साथ पुराने दोस्त भी मेरे साथ पीने में असहज हो गए और अब वो पहले जैसा बेफिक्र मजा नहीं ले पाते। धीरे धीरे मैंने उन्हें ड्रिंक्स के लिए बुलाना बंद कर दिया। उनके लिए अजीब होता है और मेरे लिए असहज। हालांकि ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ में मेरे दोस्त हर जगह हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं दिल खोलकर, बिना हितों की बात किए, गालियां देते हुए पी सकूं। कभी कभी मैं अकेले पास के स्ट्रीट फूड स्टॉल पर जाता हूं, 2 डिश ऑर्डर करता हूं, एक केस बियर लेता हूं और कुछ ड्रिंक्स लेता हूं। लेकिन अकेले पीना उतना मज़ेदार नहीं होता जितना ग्रुप के साथ। सच कहूं, मुझे आज बहुत मजा आया। काफ़ी समय बाद इतना कंफर्टेबल ड्रिंक किया। करण हंसते हुए बोला, क्योंकि ऊपर पहुंचने पर अकेलापन होता है। तुम्हारे पुराने दोस्त या तो तुम्हारे साथ सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए, तुम्हें बॉस और लीडर मानते हैं, जिससे एक हायरार्की बन गई, या वो दूर हो गए, JIANGHU में भुला दिए गए। शायद मुश्किल समय में तुम अभी भी एक दूसरे की मदद बिना सोचे कर दो, लेकिन पहले की तरह बराबरी से बैठकर पीना अब लगभग नामुमकिन है। रंजीत ने टेबल पर थपकी मारी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। हितों की बात आती है तो सबसे अच्छे दोस्त और भाई भी हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। सच तो ये है, भले ही तुम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, वो लोग पहले की तरह तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकते। करण ने पहल करके अपनी बियर ग्लास को रंजीत की ग्लास से टकराया। एल्डर रंजीत, मैं मल्होत्रा परिवार से निपटने जा रहा हूं। रंजीत एक पल के लिए हैरान रहा, फिर तुरंत अपनी ग्लास करण की ग्लास से टकराए और उत्साह से बोला, तो चलो करते हैं। तनिष्क, वो लड़का, उसने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी छीनने की कोशिश की थी। उसे सबक सिखाने का वक्त है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? करण ने सिर हिलाया, मैं मल्होत्रा परिवार से निपटना चाहता हूं, तनिष्क की छोटी सी हरकत की वजह से नहीं, बल्कि मेरे बैकग्राउंड की वजह से। रंजीत की आंखें फैल गईं। बैकग्राउंड? करण ने अपने बैकग्राउंड के बारे में संक्षेप में बताया, बेशक अपने माता पिता की खास पहचान का जिक्र नहीं किया। वो रंजीत के धोखा देने से नहीं डरता था और इतना वक्त साथ बिताने के बाद उसने रंजीत के चरित्र को पूरी तरह समझ लिया था। ये शख्स अपने व्यवहार और चरित्र दोनों में उदार और साहसी था, कम से कम उसके प्रति और कुछ दोमुहा नहीं करता था। रंजीत एक भरोसेमंद सहयोगी था। इस बार मैं चंडीगढ़ इसलिए आया हूं ताकि मल्होत्रा परिवार को पूरी तरह खत्म कर दूं और सच का पता लगाऊं। एल्डर रंजीत, तुम्हारे चंडीगढ़ में अपने कनेक्शंस हैं। मुझे तुमसे मल्होत्रा परिवार से सीधे टकराने में मदद की जरूरत नहीं है। बस मुझे बताओ कि उनके कट्टर दुश्मन कौन हैं और मुझे उनसे मिलवाने में मदद करो। रंजीत ने सोचा, क्या तुम इन लोगों के साथ मिलकर मल्होत्रा परिवार से निपटने की योजना बना रहे हो? करण ने सिर हिलाया, हाँ, मेरा लक्ष्य दोहरा है। पहला कदम है मल्होत्रा परिवार को कल्टीवेशन की दुनिया से बाहर करना और दूसरा कदम है उनके सारे उद्योगों को कुचलना और बांट देना। संक्षेप में, मैं चाहता हूं कि चंडीगढ़ में मल्होत्रा परिवार का नामो निशान मिट जाए। रंजीत ने चिंता से पूछा, मल्होत्रा परिवार के निश्चित रूप से कट्टर दुश्मन हैं और सिर्फ एक नहीं। लेकिन वो लोग बहुत चालाक हैं। वो इतना बड़ा काम तभी करेंगे जब उन्हें यकीन होगा कि वो इसे कर सकते हैं। आखिर अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो इसका जवाबी हमला भयानक हो सकता है। करण हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस मुझे उनसे मिलवाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा।
बिना किसी हिचकिचाहट के रंजीत ने सहमति दी। ठीक है, मैं दोबारा चेक करूंगा और तुम्हें सबसे भरोसेमंद लोगों से मिलवाऊंगा। मैं एक साधारण इंसान हूं, तो शायद मल्होत्रा परिवार को कल्टीवेशन की दुनिया से बाहर करने में ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनके उद्योगों से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। साथ ही अगर इस प्रक्रिया में तुम्हें फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत पड़ी, चाहे जितनी भी हो, बस मुझे बता देना। ये तो बस एक बात कहने की बात है। करण ने अपनी बियर ग्लास उठाए। ठीक है, शुक्रिया। रंजीत हंसा। करण ने सिर हिलाया। बस मेरे नाम से बुलाओ। रंजीत की आंखों में एक आश्चर्य की चमक थी। वो अच्छी तरह जानता था कि आज रात के खाने और बातचीत के बाद करण ने सचमुच उस पर भरोसा कर लिया था और उसे दोस्त मान लिया था। रंजीत को हमेशा से पता था कि दुनिया को अंततः गुप्त रूप से कल्टीवेटर्स नियंत्रित करते हैं। चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर तुमने दूसरों को गुस्सा दिलाया तो वो चुपके से तुम्हारा खात्मा कर सकते हैं बिना किसी को पता चले। रंजीत के कई बॉडीगार्ड्स कल्टीवेटर्स थे जिन्हें उसने भारी कीमत देकर हायर किया था। हालांकि रंजीत को उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं था। जो लोग पैसे से कंट्रोल होते हैं, वो पैसे की वजह से धोखा भी दे सकते हैं। रंजीत के पास एक सच्चा एक्सपर्ट था जिसके लिए उसने भारी कीमत चुकाई थी और एक बड़ा एहसान किया था, जिसके बाद वो 20 साल तक उसकी रक्षा करने को तैयार हुआ था। लेकिन इस एक्सपर्ट की एक शर्त थी, वो सिर्फ उसकी रक्षा करेगा, न कि किसी और की, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों की भी नहीं। जैसे जैसे रंजीत का बिजनेस बड़ा होता गया, उसका कल्टीवेटर्स के साथ संपर्क बढ़ता गया और उसे अपनी रक्षा के लिए ताकत की ज़रूरत और ज़्यादा महसूस होने लगी। करण ने उसे उम्मीद दी और कुछ नहीं कहना था, बस वो फ़ोन कॉल जो 10 करोड़ में एक मास्टर को अक्षम कर सकता था, वो उसे बहुत आत्मविश्वास देता था। ये ट्रिप वाकई इसके लायक थी। रंजीत ने अपनी बियर ग्लास उठाए। मैं वापस जाकर इसकी व्यवस्था करता हूँ। करण, तुम अंदर रहो, मैं ड्यूटी संभाल लूंगा। जैसे ही करण सेंट्री बॉक्स में घुसा और ड्यूटी संभाली, युवा सिक्योरिटी गार्ड लियाम ने अपनी सीट छोड़ दी। करण ने मुस्कुराते हुए उसे एक सिगरेट का पैकेट फेंका। शुक्रिया। करण को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सभी को उसकी स्थिति के बारे में पता चल चुका था। वह एक अमीर परिवार से था, पैसों की परवाह नहीं करता था और यहाँ बस टाइम पास कर रहा था, सैलरी की चिंता किए बिना। वह बहुत काबिल था, अकेले ही गुंडों के एक ग्रुप को बिना पलक झपकाए धूल चटा देता था। वह उदार भी था, कुछ ही दिनों में 2 बार सबको ट्रीट कर चुका था और कई कार्टन सिगरेट बांट चुका था। शायद उसने अपनी 2 महीने की सैलरी इन चीज़ों पर खर्च कर दी थी। वह आलसी भी था, खड़े होने की बजाय बैठना पसंद करता था और मेहनत करने की बजाय आराम करना। एक तरफ सब लोग करण की काबिलियत की तारीफ करते थे, दूसरी तरफ वे उसकी उदारता का बदला चुकाने के लिए खड़े होने वाली मुश्किल ड्यूटी खुद ले लेते थे ताकि करण सेंट्री बॉक्स में आराम कर सके। करण अपने पार्टनर्स के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था, कभी कभी उन्हें सिगरेट देता, कभी खाना खिलाता। इसलिए जो लोग करण की ड्यूटी में मदद करते थे, वे शिकायत नहीं करते थे, बल्कि खुश रहते थे, क्योंकि यह उनके लिए अतिरिक्त कमाई जैसा था। फैक्ट्री में बहुत सारे वाहन और विजिटर्स आते जाते थे। लियाम बाहर ड्यूटी पर था और आईडी चेक कर रहा था, जबकि करण खिड़की में बैठकर जानकारी रजिस्टर करने और फ़ोन करने का काम देख रहा था। जब प्रियंका और करण फैक्ट्री में आए थे, तब वहां बहुत हंगामा था, लेकिन गेट के सामने हुई लड़ाई और बाद में आनंद से जुड़े घटनाक्रम के बाद फैक्ट्री जल्दी ही शांत हो गई और सब कुछ व्यवस्थित हो गया। जब वर्कर्स करण को ड्यूटी पर देखते थे तो उनकी आंखों में साफ साफ सम्मान झलकता था। जैसे ही उनकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, बाहर खड़े लियाम ने अचानक कहा, करण, सामने एक खूबसूरत लड़की हमें देख रही है। करण ने हिलने की बजाय कहा, तो तुम भी उसे देख लो, थोड़ा और देखो, नुकसान तो नहीं हो रहा। लियाम ने धीरे से कहा, वो सचमुच बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है वो बेंटले गाड़ी चला रही है। एकदम परफेक्ट रईस और खूबसूरत लड़की। पता नहीं यहाँ क्यों आई है, शायद किसी का इंतजार कर रही है। करण हंसा। क्या दिल आ गया उस पर? लियाम ने आत्महीनता के साथ कहा, ऐसी लड़की हमारी लीग से बाहर है। हमारी पूरी साल की सैलरी से तो उसका हैंडबैग भी नहीं आएगा, गाड़ी तो छोड़ो। ओह, वो इधर आ रही है। करण ने आगे झुककर बाहर देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया। फैक्ट्री गेट के पास एक बेंटले खड़ी थी, जिसके पास एक गंभीर दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। एक काले ड्रेस में खूबसूरत लड़की हल्की आकर्षक मुस्कान के साथ सेंट्री बॉक्स की ओर बढ़ रही थी। ये वही लड़की थी जिससे 2 रात पहले बार में उसकी मुलाकात हुई थी। कमाल है, वो यहाँ क्या कर रही है? क्या वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के लिए आई है या उसके लिए? उस वक्त उसने उसे कोई जानकारी नहीं दी थी। नहीं, इन 2 दिनों में उसने गेम में लॉगिन किया था। उसने उसे कैसे ढूंढ लिया? मिस, आप किससे मिलने आई हैं? लियाम की आवाज़ में बेचैनी और घबराहट साफ थी। ऐसी खूबसूरत लड़की के सामने वह थोड़ा हीन भावना महसूस कर रहा था। मैं करण से मिलने आई हूँ। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। करण का दिल सेंट्री बॉक्स में धड़क गया। वो सचमुच उसे ढूंढने आई थी।
इस लड़की ने न सिर्फ ये पता लगा लिया था कि वो कहाँ काम करता है, बल्कि उसका असली नाम भी जान लिया था और खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही थी। वो पूरी तरह तैयार होकर आई थी। उस वक्त वे दोनों शराब पी रहे थे और इश्कबाजी कर रहे थे, और अब ऐसा लग रहा था कि वो उसे फ़ायदा उठाने देने के मूड में नहीं थी, इसलिए परेशानी खड़ी करने आई थी। लियाम हैरान रह गया। करण की गर्लफ्रेंड। सबको पता था कि वो एक अमीर परिवार से है और उसे पैसों की ज़रूरत नहीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी इतनी अच्छी पृष्ठभूमि होगी, कि उसकी इतनी रईस और खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी। क्या ये टीवी ड्रामे जैसा है, जहां करण किसी बड़े कॉरपोरेशन का वारिस होने के नाते अपने परिवार के खिलाफ जाकर भाग गया था और अब उसकी मंगेतर उसे ढूंढने आ गई थी। लियाम ने मुड़कर करण की ओर देखा, जिसमें हैरानी, नाराजगी, प्रशंसा और जलन का मिश्रण था। करण, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रही है। करण बेबसी से उठा और आधा शरीर सेंट्री बॉक्स से बाहर निकाला। उसकी बकवास पर यकीन मत करो। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। लियाम की नज़र धुंधली हो गई। क्या बात है? काले ड्रेस वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने बेरहम नहीं होने चाहिए यार। जब तुमने मुझे चूमा और गले लगाया तब तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। लियाम की नज़र अचानक बदल गई, जिसमें प्रशंसा, जलन और गहरी समझदारी का जुनून था। उसने उसे चूमा और गले लगाया, फिर भी उसका नाम नहीं जानता। वन नाइट स्टैंड। घर पर लाल झंडा लहरा रहा है, बाहर रंग बिरंगे झंडे, और अब उनमें से एक झंडा आकर दस्तक दे रहा है। वाह, क्या कहानी है। करण, जो शर्मीला नहीं था, ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हंगामा मत करो लड़की। तुमने ही तो कहा था ना। मैंने तो बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की थी, तो अब मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। काले ड्रेस वाली लड़की ने करण को मज़ेदार मुस्कान के साथ देखा, और करण ने भी बिना हार माने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। कुछ सेकंड बाद लड़की ने आह भरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो शख्स बार में गेम खेलने के लिए हज़ारों रुपये खर्च कर सकता है और जो मेरे बॉडीगार्ड को हरा सकता है, वो सिक्योरिटी गार्ड निकलेगा। सिक्योरिटी गार्ड होने में क्या गलत है? करण ने हंसते हुए कहा, क्या सिक्योरिटी गार्ड्स को बार में जाकर शराब पीने की इजाज़त नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड्स को लड़ने में माहिर होना चाहिए, यही तो उनकी जॉब है, वरना वो फैक्ट्री की सेफ्टी कैसे करेंगे? काले ड्रेस वाली लड़की हंसी और बोली, ये बात तो सही है। उसने करण को ऊपर से नीचे तक देखा। सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म तुम्हारे टेम्परामेंट से मेल नहीं खाती, मिलिट्री ड्रेस तुम पर ज्यादा जंचेगी। करण की आंखें चमकीं। क्या उसने उसकी जांच पड़ताल की थी? अगर उसने की भी थी, तो उससे करण के बारे में गलत जानकारी ही मिली होगी। आखिरकार डार्क ब्लेड्स की गोपनीयता का स्तर बहुत ऊंचा था, और देश में कुछ ही लोग ऐसे थे जो उसकी जानकारी हासिल कर सकते थे। करण को उसके साथ घुमा फिराकर बात करने का मन नहीं था, और उसने सीधे कहा, तुमने टैक्सियों, होटल की जांच की और किसी को मेरे पीछे लगाया, सही है ना? तुम चाहती क्या हो? काले ड्रेस वाली लड़की ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। करण ने तंज कसते हुए कहा, और फिर मुझे बदला लेने के लिए फंसाने का इरादा है? काले ड्रेस वाली लड़की ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। उस रात तुम भी तो तैयार थे, तो मैं बदला क्यों लूंगी? अगर तुमने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया होता तो मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। करण को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो हंसा। अगर तुम बदला नहीं लेना चाहती तो मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? जैसा कि तुम जानती हो, मेरी शादी हो चुकी है। काले ड्रेस वाली लड़की ने आकर्षक ढंग से हंसते हुए कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे जानना था कि जिसने मुझे गले लगाया और चूमा, वो शख्स कौन है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। मैं आज तुमसे मिलने आई हूं ताकि तुम्हें बेहतर जान सकूं और एक दोस्त बना सकूं। करण टस से मज़ नहीं हुआ। मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, तुम्हारी दोस्ती का बोझ नहीं उठा सकता। मुझे काम करना है, परिवार चलाना है, और तुम्हारी तरह इतना फ्री टाइम नहीं है। काले ड्रेस वाली लड़की ने चालाकी से कहा, काम? अगर तुम्हें इसकी चिंता है तो मैं जनरल मैनेजर प्रियंका से मिलने जाऊं और उनसे तुम्हें कुछ समय की छुट्टी देने को कहूं। हालांकि मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी देना फैक्ट्री के प्रोडक्शन को तो बाधित नहीं करेगा। वो ज़रूर मान जाएंगी, है ना? करण की आंखें गहरी हो गईं। कमाल है, इस लड़की ने न सिर्फ उसकी जांच की, बल्कि उसकी शादी और यहाँ तक कि प्रियंका के बारे में भी पता कर लिया था। वो इसका इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए कर रही थी। अगर वो उसका न्योता नहीं मानता तो वो प्रियंका के पास जाएगी, और फिर वो क्या कहेगी, ये उसके मूड पर निर्भर करता था। करण को इस बात का डर नहीं था कि वो प्रियंका के पास जाएगी, क्योंकि उनकी शादी असली नहीं थी और प्रियंका ने कहा था कि वो उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देगी। यहाँ तक कि अगर वो दूसरी औरतों के साथ डेट करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते वो उन्हें घर न लाए। लेकिन करण इस मामले को प्रियंका तक नहीं पहुँचने देना चाहता था। ये लड़की साफ तौर पर कोई साधारण इंसान नहीं थी, और अगर उसे पता चल गया कि प्रियंका को इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, तो वो ज़रूर कोई और तरीका ढूंढ लेगी अपने मकसद को हासिल करने के लिए।
वो देख लेता है कि ये लड़की क्या चाहती है। इसके अलावा करण को इस लड़की की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जिज्ञासा भी हो रही थी। वो अब मल्होत्रा परिवार के खिलाफ खड़ा होने की योजना बना रहा था, तो कोई भी अतिरिक्त मदद उसकी सफलता की संभावना को बढ़ा सकती थी। करण ने अपनी घड़ी देखी। मेरी ड्यूटी खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। तुम अपनी गाड़ी में जाकर मेरा इंतजार करो, यहाँ हमारे काम में खलल मत डालो। काले ड्रेस वाली लड़की ने अपना मकसद हासिल कर लिया और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। उसे लग रहा था कि उसने करण की कमजोरी पकड़ ली है। करण को डर होगा कि वो प्रियंका के पास जाएगी, सही है ना? ठीक है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। काले ड्रेस वाली लड़की ने करण को एक आकर्षक मुस्कान दी और शालीनता से अपनी गाड़ी की ओर लौट गई। लियाम खिड़की के पास आया, उसका चेहरा गपशप से भरा हुआ था। करण, तुमने बार में कोई हसीन लड़की पटाई थी? करण ने सिर हिलाया। उसने मुझे बहकाने की कोशिश की थी, तो मैंने बस थोड़ा फ्लर्ट किया। मैंने तो उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया, फिर भी उसने मुझे ढूंढ लिया। लियाम को चिंता हुई। उसने टैक्सियों और होटल के जरिए तुम्हें ढूंढ लिया। वो जरूर बहुत पावरफुल होगी। सावधान रहो करण, शायद तुम्हें उसके साथ चुपके से समझौता कर लेना चाहिए, वरना अगर वो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बीवी से शिकायत कर देगी तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, है ना? करण हंसा। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ वो क्या चाहती है। करण का शांत रवैया देखकर लियाम ने चिंता करना बंद कर दिया और उसका लहजा प्रशंसात्मक हो गया। करण, तुम कमाल हो। इतनी खूबसूरत लड़की भी तुम पर लट्टू है, वाकई में गजब। करण ने हंसते हुए कहा, फेम फैटल, अरे इस औरत को कम मत समझो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो खेलना चाहती है तो मैं भी उसका साथ दे दूंगा। काम खत्म होने के बाद करण ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपनी यूनिफॉर्म बदली और फैक्ट्री से बाहर निकल गया। जैसे ही करण बेंटले की ओर बढ़ रहा था, उसकी BMW X5 फैक्ट्री से बाहर निकली। पिछली खिड़की आधी खुली थी, जिसमें प्रियंका की आकृति दिख रही थी। प्रियंका ने करण और उसके सामने खड़ी बेंटले को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये कौन थी? बेंटले की खिड़की नीचे सरकी, जिसमें काले ड्रेस वाली लड़की का आकर्षक चेहरा दिखा। उसकी नज़र करण पर पड़ी और फिर BMW X5 और उसमें बैठी ठंडी अलौकिक प्रियंका पर टिक गई। उनकी नज़रें हवा में चुपके से टकराईं। काले ड्रेस वाली लड़की हंसी। उसकी मुस्कान खिलते गुलाब की तरह खूबसूरत थी। करण ने उसकी असामान्य मुस्कान को नोटिस किया और सहज रूप से मुड़ा। उसने BMW X5 को पास से गुजरते हुए और प्रियंका को अपने सामने देखा। इतना संयोग कैसे हो सकता है? न 1 मिनट पहले, न 1 मिनट बाद, ठीक उसी वक्त टकरा गए। फैक्ट्री में किसी को प्रियंका और करण के रिश्ते के बारे में नहीं पता था और प्रियंका स्वाभाविक रूप से रुककर कुछ पूछने वाली नहीं थी, इसलिए गाड़ी बस करण के चेहरे के पास से सरक गई। करण और प्रियंका की नज़रें मिलीं। प्रियंका की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस थोड़ी हैरानी और जिज्ञासा थी। करण ने होश संभाला। उसे गिल्ट फील करने की क्या ज़रूरत थी? खैर, उसने देख लिया तो देख लिया। जैसे ही BMW X5 गायब हुई, करण ने नज़र हटाई और मुड़कर काले ड्रेस वाली लड़की की आंखों में चंचलता देखी। करण शांत चेहरे के साथ गाड़ी में बैठ गया। तुम हंस क्यों रही हो? चलाओ। काले ड्रेस वाली लड़की ने खिड़की ऊपर की और मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, घर जाकर तुम्हें डांट पड़ेगी। करण हंसा। तुम्हें क्या लगता है? काले ड्रेस वाली लड़की ने सोचा, शायद नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ सवाल होंगे। आखिरकार दिन के उजाले में कुछ हुआ नहीं। उसे नहीं पता कि तुमने मुझे चूमा और मेरे सीने को छुआ। बस एक अच्छा बहाना ढूंढ लो तो तुम आसानी से निकल जाओगे। करण आराम से पीछे की सीट पर टिका। क्या तुम चाहती हो कि मेरे घर में हंगामा हो? क्या मेरे झगड़े और तलाक का इंतजार कर रही हो ताकि तुम मेरे साथ आ जाओ? काले ड्रेस वाली लड़की सीधी होकर बैठी और अपना गोरा हाथ बढ़ाया। चलो फिर से परिचय करते हैं, मैं उर्मिला। करण ने उर्मिला से हाथ मिलाया। मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी जानकारी में बस इतना लिखा है कि तुमने 5 साल आर्मी में बिताए, लेकिन कहाँ और कैसे, इसका कोई जिक्र नहीं। तो मैं सचमुच कुछ नहीं जानती। करण ने हंसते हुए कहा, जिज्ञासा ने बिल्ली को मारा। औरत, इतनी उत्सुक मत बनो। उर्मिला ने हल्के से हंसते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने तो बस तुम्हें ढूंढने के लिए इतना किया। किसने कहा था कि तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर नहीं दोगे? इसमें मेरा क्या कसूर? करण स्वाभाविक रूप से उसके साथ सही गलत पर बहस नहीं करने वाला था और हंसा। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? डिनर के लिए। अब तो डिनर का टाइम है ना? उर्मिला खुशी से मुस्कुरा रही थी, लेकिन करण को उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मछुआरे को अपनी जाल में मछली फंसने की खुशी। करण ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। वो देखना चाहता था कि उर्मिला क्या चाल चलने वाली है। मछली तो जाल में फंस चुकी थी, लेकिन ये सॉर्डिन है या ग्रेट व्हाइट शार्क, ये तो अभी देखना बाकी था। उर्मिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें बेच दूंगी?
करण ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें कौन बेचने की हिम्मत करेगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड उसकी हड्डियां तोड़ देगा। वैसे तुम अकेले उस बार में ऐसी क्यों गई थी? उर्मिला ने दूर की नज़रों से कहा, उस दिन मेरा दिल टूटा हुआ था, मैं बस अपनी उदासी डुबोना चाहती थी और बाहर चली गई। इसमें क्या गलत है? करण हंसा, दिल टूटा, हाँ हाँ। उर्मिला ने करण की अविश्वास भरी हंसी देखी और मुंह बनाकर बोली, ठीक है, वो एक ब्लाइंड डेट थी। मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया, मेरे मम्मी पापा जोर दे रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि उसने मुझे शराब पिलाने ले गया और फिर मैं अकेले बार में टाइम काटने चली गई। करण अवाक रह गया, तुम्हारी शक्ल सूरत के साथ तुम्हें ब्लाइंड डेट की ज़रूरत? उर्मिला ने होंठ सिकुड़े और हल्के से हंसी, क्यों नहीं? मुझे साधारण मर्द पसंद नहीं और मेरे मम्मी पापा को वो पसंद नहीं जो मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे मम्मी पापा को जो पसंद है वो मुझे नहीं भाता। इतने झमेले के बाद परफेक्ट पार्टनर मिलने की कितनी संभावना है, तुम्हें क्या लगता है? करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बारे में इतना जानती हो लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ तुम्हारा नाम पता है। क्या तुम थोड़ा ईमानदारी से अपने बारे में बता सकती हो? उर्मिला की आंखें पानी की तरह थीं, अगर मैं न बताऊं तो क्या तुम जांच करवाओगे? करण ने आलसी अंदाज में कहा, मैं जांच क्यों करवाऊं? मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, मेरे पास कोई सोशल रिसोर्सेज नहीं है, कौन मेरी मदद करेगा जांच में? उर्मिला हल्के से हंसी, तुम सचमुच बहुत लो प्रोफाइल हो, है ना? मल्होत्रा ग्रुप की मालकिन प्रियंका के पति और तुम कहते हो तुम्हारे पास कोई सोशल रिसोर्सेज नहीं, कौन यकीन करेगा? करण ने आंखें झपकाईं, मेरे और उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। उर्मिला ने चंचलता से कहा, क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, या तुम बस ऐसे ही कह रहे हो? करण ने कंधे उचकाए, यकीन करो या न करो। उर्मिला की नज़र में कुछ अनिश्चितता थी, जाहिर तौर पर वह करण की बातों का सच झूठ नहीं समझ पा रही थी। थोड़ा सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, मेरे पापा दीपेंद्र गोयल हैं। करण ने आंखें झपकाईं, क्या वो फेमस हैं? उर्मिला हैरान रह गई और आश्चर्य से बोली, तुमने उनका नाम नहीं सुना? करण ने ईमानदारी से सिर हिलाया, मैं हिमाचल प्रदेश से नहीं हूँ और मुझे यहाँ आए हुए बस 1 महीना हुआ है। अगर वो चंडीगढ़ या हिमाचल प्रदेश में फेमस हैं तो मुझे माफ़ करना, मैंने सचमुच उनके बारे में नहीं सुना। उर्मिला अचानक हंस पड़ी, तुम सचमुच मज़ेदार हो। ठीक है, मैं बताती हूँ, वो हिमाचल प्रदेश के सबसे अमीर शख्स हैं और अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले साल की रईसों की लिस्ट में वो 5वें नंबर पर थे। करण हंसा, ये तो बहुत कमाल है। अब समझ आया कि तुमने मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता कर लिया। अब जब हम यहाँ हैं और आसपास कोई नहीं है तो ईमानदारी से बताओ, तुम क्या चाहती हो? बदला लेना या मुझसे माफ़ी मंगवाना? सीधे सीधे बोल दो। उर्मिला ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए करण के करीब झुककर फुसफुसाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। कोई दिलचस्पी नहीं। करण ने 2 टूक मना कर दिया, इन बेकार की बातों को छोड़ो। तुम एक रईस लड़की के पास ढेर सारा टाइम है, लेकिन मैं एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड को काम करना है, परिवार चलाना है। तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड? उर्मिला हंसते हुए पीछे झुकी, उसका सीना उभर रहा था। बस करो ना, नाटक करना बंद करो। क्या तुम यहाँ अपनी बीवी की फैक्ट्री में गड़बड़ साफ करने के लिए अंदर घुसकर समस्या की जड़ तक नहीं पहुँच रहे हो? क्या तुम हमेशा सिक्योरिटी गार्ड ही रहोगे? करण ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहूंगा तो क्या बनूंगा? मैनेजर या बॉस? क्या मैं वो पोजीशन संभाल सकता हूँ? वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड होने में क्या बुराई है? हर दिन इतनी आज़ादी के साथ काम करना बोरिंग तो नहीं है, और अगर मैं नियम से काम करूं तो मुझे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। उर्मिला ने करण को घूरा, तुम सीरियस हो? करण ने उर्मिला को तिरछी नज़र से देखा, जब तुम आई थी क्या मैं नाटक कर रहा था? क्या मैं अपनी जॉब सीरियसली नहीं कर रहा था? उर्मिला ने आश्चर्य से कहा, तुम सचमुच एक इंटरेस्टिंग लड़के हो। करण ने तिरछी नज़र से उर्मिला को देखा और उदासीनता से कहा, मुझे पता है, तुम रईस लड़कियां हर तरह का मजा ले चुकी होती हो, चाहे वो रोमांचक हो या ना हो। जब तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग इंसान मिलता है तो वो तुम्हारे लिए एक मज़ेदार खिलौने जैसा होता है। तुम उस पर कुछ एनर्जी खर्च करने को तैयार हो और जब तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो उसे लात मारकर हटा देती हो। उर्मिला को करण की ऐसी नज़रों से देखा जाना थोड़ा परेशान करने वाला लगा। करण बिल्कुल सही था, जब उसने करण को ढूंढा था तब वो सीरियसली उसकी गर्लफ्रेंड बनने का इरादा नहीं रखती थी, उसे बस करण इंटरेस्टिंग लगा था और उसने उसका फ़ायदा भी उठाया था। इसलिए वो करण को ढूंढने आई थी ताकि अपनी कुछ इज्जत बचा सके। शुरू में उर्मिला एक ऊंचे और शक्तिशाली रवैये के साथ खेल रही थी, लेकिन करण के साथ इस बातचीत के बाद उसके चेहरे पर उदासीन मजाक देखकर उर्मिला को अचानक अपनी वो श्रेष्ठता की भावना खो गई। करण ने उसकी हैसियत की वजह से उसे कोई रियायत नहीं दी, बल्कि उसने उसका बेरहमी से मजाक उड़ाया, जिससे वो और भी शर्मिंदा और गुस्से में थी।
उर्मिला करण के चेहरे के करीब आए। क्या तुम सोचते हो कि मैं, उर्मिला, किसी को भी चूमने या छूने देती हूँ? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने अपनी काबिलियत से तुम्हें चूमा और छुआ। इसमें क्या दिक्कत है? उर्मिला अवाक रह गई और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दे। तुमने अपनी काबिलियत से मुझे चूमा, मैं इसका जवाब कैसे दूं? उर्मिला ने दांत पीसे और अचानक मुड़कर करण की जांघों पर बैठ गई, दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोली, अगर मुझे चूमना है तो मेरी शर्तों पर होगा। करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही तुम्हें चूम लिया और छू लिया, तो अब क्या? तुम मेरे हाथ तो नहीं काट सकती है ना? या फिर मैं तुम्हें वापस चूमने और छूने दूं? उर्मिला ने कभी नहीं सोचा था कि करण टेबल पलट देगा और गुंडा बन जाएगा। ठंडे तौर पर तंज कसते हुए, तुम सोचती हो मैं हिम्मत नहीं करूंगी? करण ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, सीना तानकर और चेहरा उठाकर कहा, आओ, मैं विरोध नहीं करूंगा। उर्मिला ने करण को गुस्से में घूरा और करण ने भी बिना हार माने उसकी आंखों में देखा। अचानक उर्मिला ने अपना मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और उसे ऊपर उठाया। फिर उसने सीधे करण को चूमा और कैमरे का बटन दबा दिया। क्लिक। फोन की स्क्रीन पर उर्मिला का करण के ऊपर बैठकर उसे चूमने की तस्वीर फ्रीज हो गई। करण ने उर्मिला को तस्वीर लेने से नहीं रोका, बल्कि मुस्कुराया, ओह, क्या तुम ये तस्वीर प्रियंका को भेजने वाली हो? उर्मिला ने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ? डर गए? पहली बार के लिए तुम्हारे पास बहाना था, लेकिन अब तुम इसका क्या जवाब दोगे? करण ने आह भरी, तुम एक रईस लड़की हो। क्या तुम सचमुच सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाओगी? उर्मिला ने तंज कसते हुए कहा, तुमने पहले ही मुझे चूमा और छुआ था, तो मुझे एक बार और करने में क्या परेशानी? मुझे थोड़ा नुकसान उठाने में कोई दिक्कत नहीं। करण ने सिर हिलाया और हंसा, सिर्फ एक चूमने की तस्वीर शायद काफी नहीं होगी। आखिरकार कोई भी देख सकता है कि तुमने ही मुझ पर चढ़कर मुझे चूमा। ये बहुत कन्विंसिंग नहीं है। ऐसा करते हैं, हम एक रूम लेते हैं और मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा उत्तेजक पोज में कोऑपरेट करता हूं और कुछ ऐसा करता हूं जो बिल्कुल पक्का हो। तब तुम मुझे मेरी बीवी के सामने पूरी तरह फंसा सकती हो। उर्मिला ठंडे तौर पर हंसी, बोलते रहो, हिम्मत है। अगर मैं अभी ये मैसेज तुम्हारी बीवी को भेज दूं, मेरा पास उसका फ़ोन नंबर है, तुम्हें पता है ना? करण ने लापरवाही से इशारा किया और मुस्कुराया, प्लीज़ भेज दो। उर्मिला ने करण की आंखों में कुछ सेकंड तक देखा और अचानक उससे उतर गई, फुफकारते हुए बोली, तुम स्कमबैग, क्या तुम्हें अपनी बीवी की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं? करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसकी समझदारी पर भरोसा है। वैसे भी कितनी बीवियां अपने काबिल मर्दों के बाहर फ्लर्ट करने की परवाह करती हैं? उर्मिला ने करण के धैर्य भरे अंदाज को देखा और अचानक हंस पड़ी, बुरा नहीं। मुझे लगा था तुम अपनी बीवी से डरते हो। मेरी तस्वीर लेने की स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई। मैंने तो तुम्हें फिर से चूमा, मैंने ही बड़ा नुकसान उठाया है ना? करण ने मुंह बनाया, तुमने मुझे चूमा, मैंने ही नुकसान उठाया, ठीक है। तुम ऐसा बोल रही हो जैसे मैं तुम्हें चूमना चाहता था। उर्मिला करण की बातों से इतनी गुस्से में थी कि उसने दांत पीस लिए। यह अच्छा दिखने वाला लड़का इतना इम्यून स्कमबैग क्यों है? इतने चूमने के बाद क्या वो सचमुच सिर्फ नुकसान में रही? करण ने उर्मिला को कोई तवज्जो नहीं दी और उसकी छिपी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरा। उसे पता था कि अगर वो जरा भी कमजोरी दिखाएगा तो उर्मिला उसका फायदा उठाएगी और उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेगी। वो उसे कोई मौका नहीं देगा, वो चाहे जितना चिल्लाए और भड़के। उर्मिला ने शांत दिख रहे करण को देखा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम्हें इतना संयम किसने सिखाया? करण ने लापरवाही से जवाब दिया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। उर्मिला ने दांत पीसे, तुम्हें सचमुच मुझसे इतना सावधान रहने की जरूरत है? करण ने तथ्यात्मक रूप से कहा, क्या मुझे उस शख्स से सावधान नहीं रहना चाहिए जो किसी भी वक्त मेरी बीवी के सामने मेरी इज्जत खराब कर सकता है? तुम इतनी चालाक हो, अगर हम साथ सोए भी तो मुझे छिपे कैमरों की जांच करनी पड़ेगी। उर्मिला अवाक रह गई और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि करण को कैसे हैंडल करे। वो न तो उससे बहस में जीत सकती थी और न ही उसे दबा सकती थी, जो काफी परेशान करने वाला था। गाड़ी एक सुनसान बिल्डिंग में घुसी और करण ने इधर उधर देखा, ये कौन सी जगह है? खाना खाने की जगह। उर्मिला और करण गाड़ी से उतरे, बिल्डिंग में घुसे और लिफ्ट में चढ़ गए। उर्मिला ने एक कार्ड निकाला, स्वाइप किया और बेसमेंट लेवल का बटन दबाया। अंडरग्राउंड। डिंग। लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक कॉरिडोर दिखा जिसमें से हल्की हल्की हलचल की आवाजें आ रही थीं। लिफ्ट के पास दो हटे कट्टे आदमी खड़े थे जिन्होंने उर्मिला को देखकर सम्मान से सिर झुकाया और कहा, हेलो मिस। करण ने मुड़कर कहा, गोयल परिवार का बिजनेस? उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बिजनेस बस मजे के लिए। करण ने चमकदार कॉरिडोर के साथ अंदर की ओर कदम बढ़ाया, रेस्तरां? उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा के साथ। करण के पूछने से पहले ही वे कॉरिडोर से गुजरे और उनके सामने एक विशाल बॉक्सिंग रिंग दिखाई दी। बॉक्सिंग।
उर्मिला ने जवाब दिया, फाइटिंग। करण ने इधर उधर देखा। बॉक्सिंग रिंग के आसपास और दूसरी मंजिल पर कई टेबल्स, बूथस जैसे बार में होते हैं, और फ्लोर टू सीलिंग रिफ्लेक्टिव ग्लास वाले प्राइवेट रूम्स थे। मौत तक की फाइट, उर्मिला ने हल्के से हंसते हुए कहा, तब जब वो खुद चाहें। वरना ये सिर्फ जीतने हारने की बात है। जो चोटिल होकर आगे नहीं लड़ सकता वो हार जाता है। करण ने उर्मिला को देखा, तुम जैसी औरत इस तरह का बिजनेस क्यों चलाएगी? उर्मिला ने शांति से जवाब दिया, दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मुझे बचपन से ही कल्टीवेशन का शौक है। एक मास्टर ने कहा था कि मैं कल्टीवेशन में जीनियस हूँ। करण ने हंसते हुए कहा, जीनियस? माफ करना, तो तुम्हारी अभी की ताकत क्या है? उर्मिला ने फुफकारते हुए कहा, मैं सालों से उस मास्टर को ढूंढ रही हूँ। करण ने जिज्ञासा से पूछा, क्यों? उर्मिला ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं उसे पीटना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। करण मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खैर, तुम्हारे पापा हिमाचल प्रदेश के सबसे अमीर इंसान हैं, तो कुछ भी मुमकिन है, यहाँ तक कि तुम सचमुच किसी मास्टर की पुनर्जनन हो। दोनों रिंग के सामने सबसे अच्छी जगह पर बैठ गए और वेटर को खाना लाने का ऑर्डर दिया। वेटर एक बोतल रेड वाइन लाया और उनके लिए ग्लास में डाला। उर्मिला ने अपना ग्लास उठाया, मुस्कुराई और बोली, चलो एक ड्रिंक हो जाए। जो हुआ उसे भूल जाओ, क्या ख्याल है? करण ने उर्मिला के साथ ग्लास टकराया, ये तो बस एक आम जिंदगी में हुआ छोटा सा हादसा था। इसका जिक्र ही क्यों करना? उर्मिला ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, हाँ एक हादसा। जैसे ही खाना परोसा गया, करण ने उर्मिला के साथ औपचारिकता नहीं की और चॉपस्टिक्स उठाकर खाने में जुट गया। उर्मिला ने शालीनता से खाना खाया, करण को खाते हुए मजेदार और उत्सुक नजरों से देखती रही। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बिंदास रहते हो, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स इतनी खास हैं? करण ने लापरवाही से जवाब दिया, डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा मैं इस खाने का बिल चुकाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उर्मिला ने पूछा, मुझे जिज्ञासा है, तुम और तुम्हारी बीवी बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया के लोग लगते हो। तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई और शादी कैसे हो गई? करण ने जवाब दिया, अरेंज मैरिज। तुम मान गए? उर्मिला ने पूछा, फिर हंसी। खैर, तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत और देवी जैसी है, तुम तो मान ही जाते। और वो मान गई थी। करण हंसा, मैं भी तो काफी हैंडसम हूं, तो उनके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल नहीं था। उर्मिला हंसी, ये तो सही है। जिंदगी में अगर तुम विरोध नहीं कर सकते तो बस लेट जाओ और मजे लो। दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और खाना खत्म किया, और इस बीच नीचे रिंग में दो फाइटर्स चढ़ गए। होस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद कई लोग बेट लगाने लगे। करण को समझ आया कि ये अंडरग्राउंड फाइट्स अमीर लोगों के लिए बेटिंग के लिए आयोजित की जाती थीं। जैसे ही करण देखने की तैयारी कर रहा था, उर्मिला खड़ी हो गई, ये फाइटर्स बहुत मजबूत नहीं हैं। इनमें से कोई भी तुम्हारे मुक्कों का सामना नहीं कर सकता। इसे देखने लायक नहीं है। चलो, करण ने लापरवाही से पूछा, कहाँ? खाना खाने के बाद मैं तुम्हें अपनी मसाजर्स की स्किल्स का अनुभव करवाऊंगी। करण उर्मिला के पीछे रेस्तरां से बाहर निकला, लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर गया और एक विशाल कमरे में दाखिल हुआ जिसमें छोटे छोटे बेड की एक कतार थी। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, कपड़े बदल लो और मेरे मसाजर्स की स्किल्स का अनुभव करो। ठीक है। बिना किसी हिचक के करण ने ढीले कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चला गया। उर्मिला ने करण को अंदर जाते देखा और फिर उसने अपने पर्स से एक कैप्सूल निकाला, उसका ढक्कन हटाया और सारा पाउडर करण की सीट पर रखे टीकप में डाल दिया। उर्मिला ने चेंजिंग रूम की ओर देखा और फिर टीकप की ओर, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। जब करण बाहर आया, उर्मिला पहले ही ढीले कपड़े और शॉर्ट्स में बदल चुकी थी और एक बेड पर लेट गई थी, जिसके पास दो पतली और आकर्षक महिला टेक्नीशियंस खड़ी थीं। करण उर्मिला के सामने लेट गया और हंसते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा प्राइवेट मसाज रूम है? उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये पूरी मंजिल मेरा ऑफिस है। मसाज रूम के अलावा यहाँ एक टी रूम, एक के टीवी रूम, एक बेडरूम भी है। मैं यहाँ आमतौर पर आराम करने आती हूँ और कभी कभी दोस्तों को चाय और मसाज के लिए बुलाती हूँ। करण हंसा, तुम्हारा अपना बिजनेस? उर्मिला ने हल्के से हंसते हुए कहा, ये मेरे कई इन्वेस्टमेंट्स में से एक है, बस मज़े के लिए। इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती और मैं इसकी उम्मीद भी नहीं करती। दो खूबसूरत युवा टेक्नीशियंस ने काम शुरू कर दिया था और करण ने रिलैक्स होकर इसका मजा लिया। टेक्नीशियन की मसाज तकनीक काफ़ी प्रोफेशनल थी, तो करण ने पूछा, तुमने मुझे आज डिनर और मसाज के लिए बुलाया, अब अगला क्या है? उर्मिला हंसी, कोई अगला स्टेप नहीं। क्यों? क्या तुम यहाँ रात बिताना चाहते हो? अगर चाहो तो बगल में बेडरूम है और तुम पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की को ले जा सकते हो। करण को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, बस इतना ही? उर्मिला ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, और क्या हो सकता है? अगर मैं तुम्हें हरा सकती तो मैं ज़रूर तुम्हें पीटकर अपना गुस्सा निकालती, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स भी तुम्हें नहीं हरा सकते। तुम जैसे काबिल इंसान से दोस्ती करना मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। करण को अभी भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया।
थोड़ी देर मसाज के बाद करण को प्यास लगी और उसने बेड के सिरहाने से टी कप उठाया और एक सांस में आधा पी लिया। उर्मिला की आंखें चमक उठी और वो सॉफ्ट काउच से उठी। मैं बाथरूम जा रही हूँ। करण को कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार जैसा उर्मिला ने कहा था, वो अपनी खास स्किल्स की वजह से बिंदास और निडर था। जैसे ही उर्मिला चली गई, पीछे खड़ी महिला ने मसाज जारी रखा, लेकिन उसके हाथ करण की कमर से नीचे उसकी जांघों की ओर बढ़ने लगे। पैरों की मसाज करना तो सामान्य है, लेकिन इस महिला के हाथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे थे और उनके मूवमेंट्स में एक आकर्षक अंदाज था। करण ने तंज कसते हुए सोचा कि उस पर इस तरह की चाल चलना उसे कम आंकना था। लेकिन तभी एक अजीब सी बेचैनी उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसके दिमाग में एक तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी। औरतें, ये वैसी ही तड़प थी जैसे रेगिस्तान में प्यासा यात्री पानी के लिए तरसता है। करण अचानक सतर्क हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ये प्रतिक्रिया नॉर्मल नहीं थी। उर्मिला के अचानक चले जाने की बात सोचकर करण की नज़र अचानक आधे पिए हुए टी कप पर पड़ी और उसे सब कुछ समझ आ गया। ये औरत कितनी शातिर थी। उसने उसकी चाय में ड्रग मिला दिया था, दो खूबसूरत टेक्नीशियंस को पीछे छोड़ दिया था और उनके हाथों की पोजीशन और उर्मिला की बातों से उसे पता था कि ये दोनों औरतें भी उर्मिला ने उसके लिए छोड़ी थीं। इस वक्त उर्मिला जरूर कहीं छिपकर सर्विलांस कैमरे के जरिए यहाँ का सीन देख रही होगी, करण के किसी उत्तेजक सीन के परफॉर्म करने का इंतजार कर रही होगी। जैसे ही करण ने खुद को बेवकूफ़ बनाया, उर्मिला के पास उसे ब्लैकमेल करने का सबूत होगा। शायद वो करण पर मजाक उड़ाकर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, या शायद वो हारना नहीं चाहती थी, या फिर उसने पहले से ही सोच लिया था कि करण को बाद में कैसे तंग करना है। करण अचानक उठ बैठा। उसका चेहरा खून की तरह लाल था और उसकी सांसें बहुत भारी हो गई थीं। पीछे खड़ी खूबसूरत महिला का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें पानी की तरह थीं और वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कह दिया। सर, क्या आपको असहज लग रहा है? करण ने उसे इग्नोर किया और हवा में ठंडे तौर पर बोला, उर्मिला, क्या यही तुम्हारा तरीका है मुझसे निपटने का, खूबसूरत औरतों को मेरे साथ सोने के लिए भेजना? उर्मिला की विजयी आवाज़ अचानक कमरे में गूंजी, ये दोनों यहाँ की एस टेक्नीशियंस हैं। मैंने कभी उन्हें गेस्ट्स के साथ नहीं भेजा। चूंकि तुमने मुझे पहले चूमा था, तो मैं तुम्हें साधारण औरतें नहीं भेजूंगी, वो मेरे लिए बेइज्जती होगी। तुम बस उनके साथ मजे लो और फिर तुम चुपके से देखोगी और शायद इसे रिकॉर्ड भी करोगी। करण की आंखें भी लाल हो गई थीं और उसने सिर थोड़ा झुकाया। तुमने जो ड्रग मुझे दी, वो काम कर रही है या नहीं? मैं अभी भी खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं अभी चला गया तो क्या तुम्हारी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? उर्मिला हंसी और बोली, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि रुको। मैंने तुम्हें जो ड्रग दी है उसका नाम है हैप्पी गॉड पाउडर, जो खास तौर पर पावरफुल कल्टिवेटर से निपटने के लिए है। एक डोज की कीमत 20 करोड़ है और इसकी ताकत को कम मत समझो। अगर तुम यहाँ से निकल गए और सड़क पर औरतों के साथ जंगलीपन करने लगे तो बुरा होगा। करण हैरान रह गया। उसे हैप्पी गॉड पाउडर के बारे में पता था। जैसा कि उर्मिला ने कहा था, ये खास तौर पर पावरफुल कल्टिवेटर्स के लिए थी, जो उन्हें उनकी मूल प्रवृत्तियों में डुबो देती थी और निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती थी। जब ड्रग का पूरा असर होता है तो यूज़र का दिमाग पूरी तरह धुंधला हो जाता है और वो एक जंगली जानवर बन जाता है। अगर करण अभी हॉस्पिटल में होता तो वह तरह तरह की दवाइयों से ड्रग के असर को हटा सकता था, लेकिन यहाँ ये मुमकिन नहीं था। दोनों खूबसूरत औरतें एक दूसरे को देखकर अपने कपड़े उतारने लगीं। जैसे ही करण ने ये देखा, उसका खून खौलने लगा और उसकी आंखें तीव्र आग की तरह चमकने लगीं। उसकी आंखें पहले ही लाल रंग की हो रही थीं और उसका होश जाने वाला था। जैसे ही दोनों खूबसूरत औरतें धीरे धीरे करण की ओर बढ़ीं, उसने उन पर झपट्टा नहीं मारा, बल्कि वो अचानक मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और वो दीवार की ओर दौड़ा। उसका मुक्का दीवार पर पड़ा। विशाल बेडरूम में उर्मिला आराम से बेड पर लेटी थी, सामने की बड़ी स्क्रीन पर मसाज का सीन देख रही थी। उर्मिला के हाथ में एक माइक्रोफोन था, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। वो करण पर ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहती थी, जो जाहिर तौर पर खुद में एक सख्त किरदार था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला किया तो उर्मिला के बॉडीगार्ड शायद उसे रोक ना पाते। उसने करण की पर्सनैलिटी को समझ लिया था और यकीन था कि इस तरह की छेड़खानी के बाद वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। आखिरकार सख्ती से कहें तो करण ही था जो फायदा उठा रहा था। वो दोनों टेक्नीशियंस उर्मिला ने खास तौर पर ट्रेन की थी और उसने उन पर बहुत पैसे खर्च किए थे। जैसे ही उसने दोनों टेक्नीशियंस को करण की ओर बढ़ते देखा, उर्मिला ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी टिकाई। उसके चेहरे पर प्रत्याशा थी, ये शो जरूर मजेदार होगा। लेकिन करण अचानक मुड़ा और दीवार की ओर दौड़ा और उसने सीमेंट की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। उर्मिला का चेहरा ठहर गया। वो सोच रही थी कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो अपनी एनर्जी खत्म करने की कोशिश कर रहा है? ड्रग के असर को बैलेंस करने की कोशिश? वो मजाक तो नहीं कर रहा।
उर्मिला ने तंज कसते हुए सोचा कि एक बार ड्रग का असर शुरू हो गया तो अगर करण ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को सर्कुलेट करने की कोशिश की तो ये ड्रग का असर और तेज कर देगा। उसे पता था कि करण ताकतवर है, इसलिए उसने उसकी चाय में डबल डोज डाला था। उसके लिए इसका विरोध करना नामुमकिन था। दोनों औरतों की हैरान चीखों के बीच करण उस छेद में से कूद गया और अगले कमरे में दाखिल हो गया। उर्मिला ने भौहें सिकोड़ी, सोच रही थी कि क्या करण उन दोनों औरतों से दूरी बनाने और खुद को आइसोलेट करने की जगह ढूंढ रहा है। उर्मिला ने तंज कसते हुए सोचा कि अगर ये इतना आसान होता तो ड्रग की कीमत 20 करोड़ न होती। हालांकि अभी उसमें थोड़ा होश बाकी था और वो जानता था कि उसे खुद को आइसोलेट करना है, लेकिन एक बार जब वो पूरी तरह होश खो देगा और सिर्फ अपनी मूल प्रवृत्तियों से चलने वाला जानवर बन जाएगा तो वो खुद औरतों की तलाश में जुट जाएगा। बूम! एक और जोर की आवाज़ और एक और दीवार टूट गई। करण फिर से धूल और धुएं के बीच जबरदस्ती खोले गए गैप में घुस गया, अगले कमरे में दौड़ते हुए। दीवार टूटने की आवाज़ सुनकर उर्मिला की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये लड़का पूरी बिल्डिंग तोड़ने वाला है? इसकी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा थी। ये आखिर करना क्या चाहता था? बूम! दीवार टूटने की आवाज़ फिर से गूंजी, लेकिन इस बार ये टीवी से नहीं बल्कि बगल के कमरे से आई। उर्मिला की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो अचानक बेड पर बैठ गई, उसका चेहरा सदमे से भरा था। उसे अचानक समझ आया कि करण न तो उन दो औरतों से बचने की कोशिश कर रहा था जिन्हें उसने अरेंज किया था और न ही खुद को रोकने के लिए कोई बंद जगह ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढ रहा था। उर्मिला डर और आशंका के मिश्रण से कांप उठी। वो जल्दी से बेड के किनारे की ओर बढ़ी, जितनी जल्दी हो सके कमरे और उस फ्लो से निकलने की ठान कर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बूम! उर्मिला के सामने की दीवार फट गई और करण लाल आंखों और राक्षस की तरह लाल चेहरे के साथ धूल के बीच से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक पागल ठंडी मुस्कान थी। हाँ, मिल गई तुम। उर्मिला करण की शक्ल से इतनी डर गई कि उसे जूते पहनने का भी वक्त नहीं मिला। वो बेड से कूदी और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन एक कदम लेने के बाद ही उसकी कलाई करण ने पकड़ ली। अगले ही सेकंड उसका शरीर हवा में उछला और बेड पर जोर से फेंका गया। तुमने खुद ये सब बुलाया, मुझ पर इल्जाम मत लगाना। करण एक पहाड़ से उतरते बाघ की तरह उस पर झपटा। इसी बीच उसकी आंखों में बची आखिरी समझदारी की किरण भी मिट गई और सिर्फ खून की प्यास वाली लालिमा बाकी रह गई, जैसे एक पागल जानवर। करण, मुझे छोड़ दो, तुम हरामी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सामने सो रहे आदमी को देखकर उर्मिला ने दांत पीसे गुस्से से भरी हुई थी। वो सोते हुए इस आदमी को छुरा घोंपकर खत्म करना चाहती थी, लेकिन अजीब तरह से उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे नहीं लगा कि उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया था। आखिरकार करण हैंडसम था और एक युवा कल्टिवेटर था जिसमें जबरदस्त ताकत और मर्दाना पर्सनैलिटी थी। उर्मिला को जो बात बुरी लग रही थी वो ये थी कि उस पर जबरदस्ती की गई थी। वो ड्रग भी उसकी अपनी करतूत थी, तो इतनी साजिश रचने के बाद उसने खुद को ही मात दे दी। उर्मिला गुस्से में करवट ली, लेकिन दर्द से चीख पड़ी, जिससे उसका चेहरा और खराब हो गया। उसे लगा जैसे वो एक टूटा हुआ खिलौना हो और अगर उसने आखिरी पल में अपनी 2 टेक्नीशियंस को बुलाकर बचाव नहीं किया होता तो शायद वो आज इस कमरे में मर गई होती। तुम दोनों जा सकती हो। बाद में फाइनेंस में जाकर 1-1 लाख रुपये ले लेना। इस बात को राज रखना और अगर किसी ने इसे लीक किया तो अपनी जान की खैर मनाना। दोनों टेक्नीशियंस को भेजने के बाद उर्मिला बेड पर लेट गई, गुस्से में थी और सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये कहना होगा कि इस तरह की घटना से मर्द और औरत के बीच का रिश्ता आसानी से करीब आ सकता है। एक बार ये दीवार टूट जाए तो कई चीज़ों के बारे में सोचने का तरीका पहले से अलग हो जाता है। उर्मिला ने सिर घुमाया और करण के चेहरे को गौर से देखा, अनजाने में खो गई। वो सचमुच बहुत हैंडसम था। उसे देर तक देखने के बाद उर्मिला होश में आए, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। उसने दांत पीसे, सोच रही थी कि उसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, उसे थोड़ा सजा देनी चाहिए। करण सुबह 3 बजे जागा। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी नज़र सामान्य हो चुकी थी। सिर हिलाकर उसके दिमाग में अनगिनत तस्वीरें फिर से उभर आईं। ये तस्वीरें पूरी तरह एक साथ नहीं थीं, लेकिन काफ़ी साफ थीं, जैसे नशे में होने का एहसास। कम से कम उसे पता था कि इस दौरान उसने क्या किया था, बजाय इसके कि उसकी पूरी याददाश्त चली जाए। करण हिलना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो हिल नहीं सकता। उसके हाथ और पैर टेप से बंधे थे, जो फिर बेड के सिरहाने और तलहटी से लपेटे गए थे, जिससे वो फैल गया था। उसके पास कोई कपड़े नहीं थे और उसे एक पतली चादर से ढका गया था। करण ने अपनी कलाइयों पर टेप देखा, उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। बांधने का तरीका सख्त था, लेकिन करण की ताकत के लिए इसे तोड़ना कोई समस्या नहीं थी, यहाँ तक कि अगर टेप की जगह रस्सी होती तब भी। करण ने जल्दी से टेप तोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी बेड पर था। वो देखना चाहता था कि उर्मिला क्या करने वाली है। उर्मिला को उसकी काबिलियत पता थी, फिर भी उसने उसे बांधने की जिद की।
जाहिर है वो बस अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, उसे सचमुच नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। भले ही ये सब उर्मिला की साजिशों की वजह से हुआ था, करण को उसे थोड़ा मजा लेने देने में कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते वो खुद सुरक्षित रहे। एक मर्द के तौर पर उसे उदार होना चाहिए। आखिरकार नुकसान तो उसने नहीं उठाया था, बल्कि उर्मिला थी जिसका फायदा उठाया गया था। अरे कोई है। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और उर्मिला एक बाथ टॉवल में लिपटी हुई बाहर निकली। तुम जाग गए? करण ने हम किया। उर्मिला, मेरी प्यारी औरत, तुम हिमाचल प्रदेश के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, फिर भी तुम एक लड़के को ड्रग देने तक उतर आए। क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो बेइज्जती होगी? पहले शिकार बनकर करण ने सवाल किया, और ये भी कि तुमने हैप्पी गॉड पाउडर का इस्तेमाल किया, तुम्हारे पास सचमुच बहुत ज़्यादा पैसा है। उर्मिला ने फुफकारते हुए कहा, तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो और दिल में चुपके से हंस रहे हो, है ना? करण की सोच उजागर हो गई और उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। मुझे इस तरह बांधकर तुम क्या करना चाहती हो? मुझे मारना चाहती हो या कुछ और? उर्मिला बेड के पास बैठ गई और अपनी उंगलियां करण के सीने पर रखीं। मारना? मुझे तो तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं। तुमने कहा था कि मैं झूठ बोल रही थी जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। अब जब मैं कहती हूं कि तुम मेरे मर्द हो, तो ये झूठ तो नहीं है ना? करण के पास कोई जवाब नहीं था। भले ही ये स्थिति तुम्हारी करतूत थी, लेकिन आखिर में मैंने ही फायदा उठाया। तो तुम क्या करना चाहती हो? उर्मिला ने दांत पीसे। तुमने मेरे साथ जो किया, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी। करण हैरान रह गया। कुछ सेकंड हिचकने के बाद सावधानी से पूछा, बस इतना? उर्मिला ने गुस्से में करण की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ ली। क्या तुम जानते हो कि मैं लगभग मर ही गई थी? तुम हरामी, तुमने मुझे खिलौने की तरह ट्रीट किया है ना, जैसे चाहा वैसे तोड़ दिया। करण ने बेबसी से जवाब दिया, किसने तुमसे इतनी बड़ी डोज इस्तेमाल करने को कहा? इसमें मेरा क्या कसूर? उर्मिला ने तंज कसते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। तुम्हें पता है ना, जब तुम सो रहे थे मैंने लगभग तुम्हें मार ही डाला था। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी तो कहा था ना। भले ही ये हादसा था, लेकिन मैं तुम्हारा मर्द हूं आखिरकार। तुम कोई मादा मकड़ी तो नहीं हो जो मीटिंग के बाद नर मकड़ी को मार देती है। हम बातचीत कर सकते हैं, है ना? बातचीत? मेरी फूटी किस्मत। उर्मिला ने करण के चेहरे पर चादर फेंकी। अगर बातचीत करनी भी है तो वो बाद में होगी। चादर के नीचे? करण हैरान रह गया। क्या वो सचमुच ऐसा करने वाली है? क्या ये औरत पागल हो गई है? लेकिन चूंकि जो होना था वो हो चुका था और वे एक दूसरे में उलझ चुके थे। अब प्रकृति को अपना रास्ता लेने देना और अपनी किस्मत को स्वीकार करना ही बाकी था। लेकिन करण ने उर्मिला की पागलपन को कम आंका। उसने दांत पीसे और उसे दुश्मन की तरह ट्रीट किया, जैसे कि वो उसे मार डालना चाहती हो। करण पहले तो चुप रहा, लेकिन आखिरकार वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ मर जाएगा। करण ने अपना हाथ बढ़ाया और टेप तोड़ दिया, चादर को उर्मिला पर फेंक दिया और उसे लपेटकर पकड़ लिया ताकि वो हिल न सके। उर्मिला ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और उसने करण की कलाई पर दांत गड़ा दिए, इतनी जोर से कि खून की रेखाएं उभर आईं। क्या तुम कुत्ते हो? करण ने अपनी कलाई पर आंतरिक ऊर्जा को सर्कुलेट किया, धीरे से उर्मिला के मुंह से अपनी कलाई छुड़ाई, हंसते और रोते हुए बोला, तुमने कहा था कि तुम्हें अपना गुस्सा निकालना है और मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। अब क्या गंदा खेल खेलना बंद कर सकती हो? उर्मिला ने फुफकारते हुए कहा, गुस्सा निकालना? तुमने तो बस और फायदा उठाया, तुम हरामी। करण ने हंसते हुए कहा, कम से कम इससे तुम्हारा दिल तो शांत हुआ, है ना? उर्मिला ने करण की कलाई पर खून की रेखाओं वाला दांतों का निशान देखा और उसकी आंखें थोड़ी नर्म पड़ गईं। उसे पता था कि करण उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा न होता तो करण जागते ही टेप तोड़कर चला गया होता। वो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय इसके कि वो अपने पापा से मदद मांगती और ज्यादा ताकतवर सपोर्ट लेती। उर्मिला कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर अचानक बोली, क्या तुम घर जाना चाहते हो या नहीं? करण ने समय देखा और आह भरी, अगर तुम मुझे भगाओगी नहीं तो मैं शायद वापस न जाऊं। कल सुबह सीधे काम पर चला जाऊंगा। उर्मिला की आंखें थोड़ी चमक उठीं और उसने फुफकारते हुए कहा, जैसा तुम्हारा मन। वैसे भी मैं थक गई हूं, सोने जा रही हूं। करण ने उर्मिला को छोड़ दिया और चादर का एक हिस्सा अपने ऊपरी शरीर पर खींच लिया, फिर आंखें बंद कर लीं। वो बहुत थक गया था। नींद की खुमारी में ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास आया और फिर उसकी बाहों में सिमट गया। करण को कोई परवाह नहीं थी, उसने उसे कसकर पकड़ लिया और शांति से सोता रहा।